My daddy's make it hurt. हेलो एवरीवन, कैसे सभी लोग। आई होप कि आप सब लोग सेफ होंगे एंड वेलकम बैक टू द चैनल। मतलब वेलकम बैक तो क्या है, आज हमारा ये पहला लेक्चर है इस चैनल के ऊपर जो कि है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। तो मैं आप सभी लोगों का यार बिल्कुल तहे दिल से स्वागत करता हूँ। ऐसा लग रहा है कि मैं बिल्कुल कोई भी शो होस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। पर ठीक है, आज हम पढ़ने वाले हैं केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। ये आपका केमिस्ट्री का पहला लेक्चर है, केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है। बहुत ही ज़्यादा आसान चैप्टर है। इस चैप्टर में तुमको दिमाग लगाने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि आज हम लोग डिटेल में ए से लेकर जेड तक हर एक चीज़ पढ़ने वाले हैं। इसी के साथ साथ हम सिर्फ पढ़ेंगे ही नहीं, यहीं तक हमारा साथ थोड़ी है, ठीक है। अच्छा, मैं तुमको एक चीज़ बता दूँ, अब आप 10th में आ चुके हो, ठीक है। इनफैक्ट जो बच्चे 9th में गए हैं, मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि अब जो है ना हमारा साथ आगे तक रहेगा। ऐसा नहीं कि बस ये क्लास खत्म हो गई तो भैया साथ खत्म, नहीं 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 नहीं, ठीक है। आगे जितनी भी क्लासेस आएंगी, जो भी चीज़ें आएंगी, उन सब में हम लोग साथ हैं, ठीक। तो तुमको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मैं ये चीज़ कह रहा था कि यार आपके इन लेक्चर्स के साथ में आपको बेस्ट क्वालिटी कंटेंट कंप्लीटली फ्री में देखने को मिलेगा। आप भले ही कहीं पर भी बैठे हो, अगर आपके पास में इंटरनेट है और स्मार्टफोन है तो आप ये पूरा कंटेंट फ्री में एक्सेस कर सकते हो, ठीक। बहुत बढ़िया, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। उसके पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि इस चैप्टर के ही नहीं तो सारे आपके जो चैप्टर्स हैं क्लास 10 के, उन सभी चैप्टर्स के हैंड रिटन डिजिटलाइज्ड नोट्स जो हैं वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में देखने को मिलेंगे। ये नोट्स ऐसे नोट्स हैं यार जिन्हें आईपैड पर बनाया गया है। पहली चीज, आपके एनसीईआरटी के सारे कंटेंट को कवर किया गया है। दूसरी चीज, इन नोट्स के अंदर आपको नोट्स खत्म होने के बाद में आपको देखने को मिलते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है ऑफ कोर्स आपके पिछले 10 साल के सवाल हैं, ठीक। जो आपके पिछले 10 साल में सवाल आ चुके हैं, उन सवालों को उठा के इनमें डाला गया है, ठीक है। 1 मार्कर, 2 मार्कर, 3 मार्कर, 5 मार्कर, हर तरीके के सवाल डाले गए हैं। इसी के साथ साथ यहाँ पर पैटर्न को ध्यान में रखते हुए असर्शन रीजनिंग वाले सवाल भी यहाँ पर डाले गए हैं, ठीक। तो तुम्हारे पैटर्न का, तुम्हारे पेपर का, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का, हर एक चीज का ध्यान रखा गया है ना। तो तुमको उसके लिए भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, एक और चीज मैं इंपॉर्टेंट बता दूं कि जितने भी चैनल से रिलेटेड अपडेट्स हैं, जितने भी चैनल के रिगार्डिंग जो भी चीज़ें इंफॉर्मेशन है, वो सारी की सारी या तो मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पर आती है, ये रहा मेरा वाला, या तो पढ़ले के इंस्टाग्राम अकाउंट पर आती है। आप दोनों में से किसी भी इंस्टाग्राम अकाउंट को जाकर फॉलो कर सकते हैं, फिर दोनों को भी कर सकते हो, ठीक है। एक और चीज़ मैं बता दूं कि मैंने मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट के ऊपर क्या किया है कि आपके जितने भी चैप्टर्स हैं, है ना, केमिकल रिएक्शंस, एसिड्स, बेसेस, इस तरीके से आपके जितने भी साइंस और सोशल के चैप्टर्स हैं ना, उन सभी चैप्टर्स की हाईलाइट बना रखी। यानी कि मान लो कि आपको नोट्स एक्सेस करने हैं तो आप क्या कर सकते हो, वैसे तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, लेकिन चीज़ों को और आसान बनाने के लिए हर एक चैप्टर की जो नोट्स की लिंक है वो मैंने मेरे प्रोफाइल के हाइलाइट्स में डाल रखी है। तो वहाँ पर केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट्स, यानी कि साइंस पूरा एक हाईलाइट के अंदर है, फिर सोशल पूरा एक हाईलाइट के अंदर है, ठीक। तो वहाँ पर अगर आप जाते हो और स्वाइप अप करते हो तो आप डायरेक्टली वेबसाइट पर पहुँच जाओगे जहाँ से आप हमारे नोट्स जो है वो डाउनलोड कर सकते हो, ठीक। तो आसान काम कर दिया। अगर आप चाहो तो वहाँ पर जाकर मुझे फॉलो कर सकते हो, वो जो वहाँ पर आपके हाइलाइट्स है वहाँ से जाकर भी नोट्स डाउनलोड कर सकते हो। बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें भी आने वाली इंस्टाग्राम के ऊपर, तो फॉलो करना मत भूलना, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसके बाद और कुछ नहीं है आपको बेस्ट से बेस्ट मटेरियल देखने को मिलेगा purdue.in पर। तुमको कहीं भी जाने की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक। और ये सारा का सारा कंटेंट आप लोगों के लिए फ्री है ना। मैं वापस से बता दूँ, ये सारा कंटेंट आप लोगों के लिए कंप्लीटली फ्री है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। ऑल्सो जैसे कि हम लोगों ने बात कर रखी थी कि आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी इस चैप्टर की क्विज, ठीक है। तो क्विज की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। ये चैप्टर खत्म होने के बाद में आप इस चैप्टर की क्विज जो है वो अटेम्प्ट कर सकते हो। हाँ, सही सुन रहे हो तुम, इस चैप्टर की क्विज अटेम्प्ट कर सकते हो। इसमें आपको अपना स्कोर पता चलेगा, आपके अकाउंट में आपका स्कोर सेव्ड रहेगा और बहुत सारे फीचर्स हैं, ठीक। जब जाओगे तो पता चल जाएगा। अच्छा, क्या भैया ये पेड है? मैंने कहा ये भी फ्री है, ठीक है। आगे बढ़े हम, चलो बहुत बढ़िया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हमारे चैप्टर को। देख के थोड़ा डरावना लग रहा है कि भैया ये क्या लेके आ गए। मैं बोल रहा हूँ बहुत आसान चैप्टर है। ये जो तुम्हारा पूरा पेज है ना, ये 5 मिनट में खत्म हो जाएगा, ठीक। तुमको उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। ऑलराइट, बहुत सही। अच्छा, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं, देखो हम अभी तक ना इस चैप्टर के अंदर क्या क्या पढ़ेंगे वो अभी तक डिस्कस नहीं किया, तो वो डिस्कस कर लेते हैं। ये पूरा चैप्टर आपका रिवॉल्व करता है अराउंड व्हाट इज अ केमिकल रिएक्शन, एक केमिकल रिएक्शन को कैसा लिखा जाता है, एक केमिकल रिएक्शन को कैसे लिखने के बाद उसको बैलेंस कैसे करते हैं, कौन सी टाइप्स की केमिकल रिएक्शंस होती है, और वो चैप्टर खत्म, ठीक।
चैप्टर पढ़ने से पहले भी मैं कुछ बेसिक बता देना चाहता हूं ताकि ये चैप्टर तुम्हारा बिल्कुल कंठस्थ हो जाए, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाए। कोई भी रात को तुम्हें 2 बजे उठा के कुछ भी इस चैप्टर से पूछ ले, तुम उसका जवाब यूं दे पाओ, है कि नहीं? बहुत बढ़िया, ठीक है, तो पढ़ते हैं। अच्छा, अब हम बात करने वाले फिजिकल चेंजेस और केमिकल चेंजेस की। मुझे एक बात बताओ, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है, 6-7 का ये टॉपिक है कि फिजिकल चेंज क्या होता है, केमिकल चेंज क्या होता है, बट फिर भी कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए, शुरुआत करने के लिए पढ़ लेते हैं। अच्छा, देखो जरा ध्यान से, फिजिकल चेंज का अगर तुम पहला पॉइंट पढ़ते हो तो फिजिकल चेंजेस आर द चेंजेस इन द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंसेस, नो न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड। मुझे एक बात बताओ यार, मुझे एक बात बताओ, एक फिजिकल चेंज ना एक ऐसा चेंज होता है जहां पर एक पर्टिकुलर सब्सटेंस की फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंज होता है। क्या मतलब भैया, कुछ समझा नहीं। मैंने बोला एक काम करो, एक लकड़ी का अगर टुकड़ा रखा हुआ है, मान लो आपके घर पे कारपेंटरी का काम चल रहा है, एक लकड़ी का टुकड़ा रखा है, आपने क्या उसको बीच में तोड़ दिया, ओह क्या बात है, कुछ नया प्रोडक्ट मिला तुमको? नहीं भाई, जो टूट के जो बना है वो भी लकड़ी ही है, टूटने के पहले भी लकड़ी ही थी, बस चेंज किस में आया? चेंज आया उस पर्टिकुलर बड़ी लकड़ी के साइज में, क्योंकि अब तुमने उसको तोड़ दिया है तो उसका साइज चेंज हो गया, ठीक। तो ऐसे ही अगर फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंज आता है तो उन्हें हम फिजिकल चेंजेस कहते हैं। जैसे कि मान लो मेल्टिंग ऑफ आइस। तुम मुझे एक बात बताओ, आइस अगर मेल्ट हो गया, तुमने वही पानी इस्तेमाल करके उसको वापस अगर फ्रीजर में रख दिया तो क्या वो वापस बर्फ नहीं बन जाएगा? बन जाएगा, ठीक। तो ये कैसा चेंज है? फिजिकल चेंज है, यानी कि इस चेंज को रिवर्स किया जा सकता है। हाँ, ये रिवर्सिबल चेंजेस होते हैं, ठीक है। ध्यान से देखना, पहला पॉइंट हमने वापस से एक बार डिस्कस कर लिया है कि फिजिकल चेंजेस ऐसे चेंजेस होते हैं जिसमें फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है वो चेंज होती हैं, ठीक, बहुत बढ़िया। तो भैया केमिकल चेंजेस क्या होते हैं? ऐसे चेंजेस जिसमें केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज होती हैं। मैंने कहा बिल्कुल सही कह रहे हो, ठीक। अ केमिकल चेंज, अ चेंज इन विच वन और मोर न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड इज कॉल्ड अ केमिकल चेंज। फिजिकल जो चेंज था ना, उसमें कोई नया प्रोडक्ट नहीं बन रहा था। तुमने देखा अगर तुमने लकड़ी तोड़ी है, यानी कि वो अगर लकड़ी का तुम्हारे पास में एक लॉग है, ठीक है, छोटा सा, तुमने उसको तोड़ दिया, ठीक, तो क्या कोई नया प्रोडक्ट बना? नहीं बना। लेकिन जब एक केमिकल चेंज होता है ना, तब एक नया प्रोडक्ट बनता है। और यही इस केमिकल चेंज की खासियत होती है कि जब एक केमिकल चेंज होता है ना, तब एक नया प्रोडक्ट बनना है ना। बहुत सही, आगे बढ़े, दूसरे पॉइंट पे चले। आसान था यहाँ तक, बहुत बढ़िया। दूसरे पॉइंट पे आ जाओ। फिजिकल चेंजेस आर द चेंजेस इन द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंसेस। प्रॉपर्टीज सच एज शेप, साइज, कलर एंड स्टेट ऑफ अ सब्सटेंस आर कॉल्ड इट्स फिजिकल प्रॉपर्टीज। अभी हमने देखा भाई, मेल्टिंग ऑफ आइस, आइस मेल्ट हो गया, फिर से उसको हमने बर्फ बना दिया। क्या हो रहा है यहाँ पर? क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? कहाँ गया? हो रहा है, नहीं हो रहा? चेंज हो रहा है, नहीं हो रहा? अच्छा, साइज में चेंज आया, शेप में, साइज में चेंज किसमें आता? अभी हमने देखा था, हमने क्या किया था, उस लकड़ी के लॉक को काट दिया था भाई, साइज में चेंज आ गया। वो पहले बड़ा था, अब छोटा हो गया। लकड़ी तो लकड़ी रहेगी, लकड़ी से पानी बन जाएगा? नहीं बन रहा ना, ठीक। तो वो कैसा चेंज है? फिजिकल चेंज है। बात समझ रहे हो मेरी? बहुत सही। इधर आ जाओ। A change in which one or more new substances are formed is called a chemical change. A chemical change is called a chemical reaction. यानी कि जब एक केमिकल चेंज होता है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं केमिकल रिएक्शन। बहुत बेसिक चीज है, नोट करते चलो। अगर तुम इसको ध्यान भी रखते हो, तुमको कोई चिंता करने वाली बात नहीं है, ठीक। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है? फिजिकल चेंज इज अ टेम्पररी चेंज। ये एक टेम्पररी चेंज होता है, ठीक। सबको डिफरेंस पता है भाई, टेम्पररी और परमानेंट के अंदर सबको डिफरेंस पता है ना? बहुत सही। लेकिन जो तुम्हारा केमिकल चेंज होता है वो कैसा चेंज होता है? वो होता है परमानेंट चेंज। यानी कि एक बार हो गया तो वापस से तुम इसे रिवर्स नहीं कर सकते। यानी कि तुम इसे कह सकते हो रिवर्सिबल चेंज और इसे कह सकते हो इरिवर्सिबल चेंज। एग्जांपल दूं तुमको? हमने फिजिकल चेंज की तो बात कर ली, केमिकल चेंज का एग्जांपल देता हूं। केमिकल चेंज का एग्जांपल है, पहले ले लो डाइजेशन ऑफ फूड। आहा, फूड आ गया, फेवरेट टॉपिक आ गया सबका, ठीक है। चलो बात करते हैं। सोचो जरा, इमेजिन करो कि आपके घर पे जो है ना आज खाना बना है, वो तो रोज बनता है, लेकिन आज बहुत ही अच्छा खाना बना है। मान लो कि आज ना आलू के पराठे बने, है ना? क्या बना है? आलू के पराठे बने, है ना? मस्त पराठे बने, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब जाके जिद मत करना मम्मी से अपने कि मम्मी आलू के पराठे बना दो आज, ठीक है। एग्जाम्पल देना, बस सुनो ध्यान से, ठीक। अच्छा, तो आलू के पराठे बने, तुमने क्या किया? आलू के पराठे खा लिए, है ना? आलू के पराठे खा लिया। भाई नॉर्मल जब हम खाना खाते हैं तो खाना क्या होता है भाई? खाना यहाँ से फूड पाइप से पेट तक जाएगा, फिर रिएक्शंस होंगी, हमारा फूड क्या हो जाएगा? हमारा फूड हो जाएगा डाइजेस्ट, ठीक। हमारा फूड हो जाएगा डाइजेस्ट। अगर तुमको मैं एक फैक्ट बताता हूँ तो तुम बिल्कुल ऐसे भौचक्के रह जाओगे। क्या रह जाओगे? स्टंट रह जाओगे, ठीक। कैसे? डाइजेशन ऑफ फूड जो है ना, वो तुम्हारा केमिकल चेंज है। यानी कि तुम सोचो, जब तुमने एक बार खाना खा लिया, तुमने आलू का पराठा खा लिया भी, ठीक है, क्या तुम वो आलू का पराठा वापस ला सकते हो? जी, ला सकते हो? नहीं ला सकते ना? नहीं ला सकते,
है ना, बहुत सही। तो डाइजेशन ऑफ फूड जो है ना, जब तुम्हारा फूड डाइजेस्ट होता है तो उसमें बहुत सारी पेट के अंदर आपकी प्रोसेस हो रही होती है, ठीक। तो आपका जो डाइजेशन ऑफ फूड है वो एक केमिकल चेंज है। तुम वापस से आलू का पराठा नहीं ला सकते बाहर, है ना, समझ रहे हो बात को। इसी के साथ एक और एग्जांपल है तुम्हारा रस्टिंग ऑफ आयरन का। आयरन की रस्टिंग देखा तुमने आयरन कभी? मस्त अगर चमकता हुआ आयरन का कोई पीस देखा है तो वो आयरन है। लेकिन अगर उसके ऊपर जंग लग चुकी है, अगर तुमने ब्राउन फ्लेकी कोटिंग देखी होगी आयरन के ऊपर, ठीक है, तो वो क्या है? इट इज कॉल्ड रस्ट, ठीक है। और तब हम कहते हैं कि उस पर्टिकुलर आयरन के पीस को क्या लग गया? जंग लग गया, ठीक। क्या लग गया? जंग लग गया। तुमने देखा भी होगा कि कभी कभी जो तुम्हारी रेलिंग्स होती हैं उस पर भी जंग लग जाती है। ब्राउन फ्लेकी सी जो है वो एक सब्सटेंस उसके ऊपर जमा हो जाता है, वो क्या होता है? वो होता है रस्ट। और रस्टिंग ऑफ आयरन जो होता है ना, वो एक केमिकल चेंज होता है, ठीक। क्यों केमिकल चेंज होता है? क्योंकि आपका जो आयरन है ना वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, रिएक्शन हो रहा है। कौन सा रिएक्शन हो रहा है? केमिकल रिएक्शन हो रहा है। और जब केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो क्या हो रहा है? केमिकल चेंज हो रहा है। इतना काफी है फिजिकल और केमिकल चेंज के बारे में। वैसे तो तुम्हारे ये टॉपिक एज सच है ही नहीं, बट स्टिल चैप्टर में आगे बढ़ने से पहले ये समझाना बहुत इंपॉर्टेंट था, ठीक है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। अब हम मेन टॉपिक पर आने वाले हैं, विच इज व्हाट। अरे ये तो हम पीछे आ गए, आगे चलते हैं। विच इज हाउ डू नो दैट अ केमिकल रिएक्शन इज हैपनिंग। भैया हिंदी में बात करो, अच्छे से बात करो, ठीक है। भले अंग्रेजी में बात करो लेकिन थोड़ा सा शांतिपूर्वक बात करो। मैंने कहा सॉरी, ठीक। ऑल राइट, तो ये सारे पॉइंट्स हैं जिन्हें मद्देनजर रखते हो आप ये पता लगा सकते हो कि ये केमिकल रिएक्शन हुई है या फिर नहीं हुई है। पहला है चेंज इन स्टेट। भाई मान लो कि अगर रिएक्शन होते समय स्टेट चेंज हो गया तो तुम कह सकते हो कि हाँ यार केमिकल रिएक्शन हुआ है, ठीक। इन सब के हम लोग आगे जाके एग्जांपल्स देखेंगे तो तुमको चिंता करने की जरूरत नहीं है। बस ये मैं तुम्हें ये बता रहा हूँ, तुम्हारे एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ये टॉपिक है कि हाउ टू नो कि केमिकल रिएक्शन हुई है नहीं हुई है, तो इसलिए मैंने इंक्लूड कर दिया, ठीक है। अच्छा, दूसरा पॉइंट है तुम्हारा चेंज इन कलर। हो सकता है कि रिएक्शन होने के पहले ग्रीन कलर था, रिएक्शन होने के बाद ब्लू कलर हो गया। अरे तो ये भी इंडिकेशन है, हाँ केमिकल रिएक्शन हुआ है, ठीक है, बहुत बढ़िया। आगे चलते हैं। इवोल्यूशन ऑफ गैस। हो सकता है कि जिस टेस्ट ट्यूब में तुम दो रिएक्टेंट्स को मिक्स करके रिएक्शन करवा रहे हो, ठीक, उसमें से गैस निकल गई। क्या हो गया? उसमें से गैस निकल गई, गैस इवॉल्व हो गई, उसे हम कहते हैं इवोल्यूशन ऑफ गैस। अच्छा भैया उससे क्या होगा? अरे वो इंडिकेशन है, वो हमें ये बताएगा कि हाँ भाई साहब एक केमिकल रिएक्शन हुई है। अभी तो हम बस ये पता कर रहे हैं कि केमिकल रिएक्शन हुई है या नहीं हुई, ये कैसे पता करें। नेक्स्ट होता है चेंज इन टेम्परेचर, है ना। हो सकता है कि जिस टेस्ट ट्यूब में तुम रिएक्शन करवा रहे हो वो गर्म हो गया, है ना, तो ये किस चीज का इंडिकेशन है? टेम्परेचर में चेंज का इंडिकेशन है कि नहीं? बहुत सही। अगले पॉइंट पे आते हैं, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। मान लो कि तुमने दो रिएक्टेंट्स का रिएक्शन करवाया या फिर रिएक्शन हो गया, ठीक है, और है ना एक प्रेसिपिटेट जमा हो गया नीचे। तुम कह सकते हो प्रेसिपिटेट इंट्रोवर्ट होता है, मतलब ये किसी से घुलता मिलता है नहीं, है ना, बहुत सही। तो ये प्रेसिपिटेट ना तुम कह सकते हो कि नीचे आके जमा हो जाता है। यानी कि अगर टेस्ट ट्यूब में भी रिएक्शन करवाते हो कभी दो रिएक्टेंट्स की, ठीक है, तो रिएक्शन होने के बाद में अगर उस रिएक्शन में प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है ना, तो क्या होता है मैं तुमको बताता हूँ। मान लो कि ये टेस्ट ट्यूब है, ओके यहाँ पे बनाते हैं हम। मान लो कि आपका ऐसा टेस्ट ट्यूब है, ठीक, बहुत सही। तो क्या होता है ना कि वैसे नीचे जमा हो जाता है। अगर ये आपका इतना सोल्यूशन है तो वो नीचे जमा हो जाता है। इसको हम कहते हैं प्रेसिपिटेट। ये इनसॉल्युबल होता है, यानी कि ये सॉल्युबल नहीं होता, घुलता मिलता नहीं है। अच्छा, इससे क्या होगा भैया? इससे फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट से भी हमें पता चलेगा कि हाँ एक केमिकल रिएक्शन हुई है। समझ गए बात को? आगे बढ़ते हैं, ठीक है, ये तो बहुत आसान था। आगे बढ़ते हैं अभी हम, ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं केमिकल इक्वेशन की। मुझे एक बात बताओ, सिंपल सी बात बताओ। आज मान लो कि तुम्हें कोई आके ये बोल दे कि मुझे एक चीज लिख के बता, 2 + 5 = 7, है ना, 2 + 5 = 7, ठीक है। अच्छा, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी तुमको फैक्ट बताता हूँ। फैक्ट तो नहीं खैर है, बट एक बहुत ही नॉर्मल सा पॉइंट है। सबको ये पता है कि 1 1s are 1, 1 2s are 2, 1 3s are 3, ठीक है। हम बचपन में क्या बोलते थे? 1 1 जा 1, 1 2 जा 2, 1 3 जा 3। We didn't even bother to know कि भाई वो होता क्या है, 1 1 जा क्या होता है, 1 2 जा क्या होता है, 2 2 जा क्या होता है। वो 2 2s are 4, 2 3s are 6, है ना, 3s are, हम क्या बोलते हैं? 3 जा, 2 4 जा, 5 जा, ठीक, ऊर्जा। चलो आ जाओ वापस, ठीक। अच्छा, मेरा क्या सवाल था तुमसे? सवाल से भटकाओ मत मेरे को, ठीक है। हाँ, सवाल क्या था? सवाल ये था, कोई तुमको आकर ये बोल दे, मेरी जान ये बताओ कि 2 + 5 = 7, है ना, ये लिख के बताओ, ठीक। अब एक व्यक्ति क्या करेगा? तुम मुझे बताओ, एक बुद्धिमान व्यक्ति
बुद्धिमान नहीं, सभी लोग क्या करेंगे, सभी लोग लिखेंगे कुछ इस प्रकार से, हैं, सभी लोग लिखेंगे कुछ इस प्रकार से 2 + 5 = 7। हाँ या ना, हाँ या ना, लिखेंगे, लिखेंगे, बहुत बढ़िया। क्या तुम ऐसे लिखोगे क्या, 2 + 5 = ऐसे लिखोगे? नहीं लिखोगे ना। कैसे लिखोगे? एक इक्वेशन बना के लिखोगे, राइट, एक इक्वेशन बना के लिखोगे। अगर तुमको कोई बोल दे कि x + y = 7 तो तुम कैसे लिखोगे? x + y is, नहीं ना, क्या लिखोगे? x + y = 7। सिमिलरली अगर आपको एक केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करना है ना, कोई तुम्हें ये बोल दे कि फलाना कोई तो भी सब्सटेंस है ना, और वो इस फलाना सब्सटेंस से मिलता है और एक रिएक्शन होने के बाद में एक फलाना प्रोडक्ट बन गया, ठीक, तो क्या तुम इतनी बड़ी पीस ऑफ इंफॉर्मेशन को लिखते बैठोगे या फिर फटाफट से एक रिएक्शन एक इक्वेशन लिख के खत्म कर दोगे? मैं तो कहूँगा भाई इक्वेशन लिखो, सब यही करते हैं, ठीक। अगर तुमसे कोई बोलता है कि ए और बी आपस में रिएक्ट करते हैं और सी बनाते हैं, अंग्रेजी में बोलता है इफ ए एंड बी रिएक्ट टुगेदर एंड फॉर्म्स, मतलब इफ ए एंड बी रिएक्ट टुगेदर, है ना, अगर ए और बी का रिएक्शन होता है एंड फॉर्म अ प्रोडक्ट सी, ठीक, देन हाउ आर यू गोइंग टू रिप्रेजेंट इट, ठीक। क्या तुम ऐसे लिखोगे ए एंड बी आर रिएक्टिंग टुगेदर? नहीं नहीं, ऐसे थोड़ी लिखोगे, ऐसे थोड़ी लिखोगे। तुम लिखोगे भाई ए और बी का रिएक्शन हुआ, उससे बन गया सी। यही होती है आपकी केमिकल इक्वेशन, इसे हम कहते हैं केमिकल इक्वेशन। पढ़ो जरा क्या लिखा है केमिकल इक्वेशन में। द सिंपलेस्ट वे टू राइट एन इक्वेशन, दिस इज इन द फॉर्म ऑफ अ वर्ड इक्वेशन। हाँ, सही लिखा है। मतलब कि केमिकल इक्वेशन इज अ वे टू रिप्रेजेंट योर केमिकल व्हाट, रिएक्शन, ठीक, बहुत बढ़िया। ये देखो, मैग्नीशियम + ऑक्सीजन इज मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। मैं कहता हूं ये भी ज्यादा लिख रखा है, क्यों? क्योंकि तुमने क्या किया है, मैग्नीशियम की पूरी, भैया तुमने क्या बोल रहे हो, हमने थोड़ी किया है, आपने लिखा, मैं बोल रहा हूं मेरी गलती, ठीक। मैंने कैसे लिखा है यहाँ पर, मैंने ऐसे लिखा है मैग्नीशियम + ऑक्सीजन फॉर्म्स मैग्नीशियम ऑक्साइड, है। मैंने मैग्नीशियम की पूरी स्पेलिंग लिखी है, मैंने ऑक्सीजन की पूरी स्पेलिंग लिखी है। अच्छा अच्छा, मतलब भैया आप ये कह रहे हो कि आपने 2 + 5 = 7 को ऐसा लिखा है, 2 + 5 = 7, है। क्या कर रहे हो भैया, ऐसे थोड़ी लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, बिल्कुल लिखते हैं ना ऐसे। मैं कह रहा हूं कि इसको भी आप ऐसे नहीं लिखोगे, इसको भी आप ऐसे नहीं लिखोगे। इसको हम क्या कहते हैं, आपकी वर्ड इक्वेशन है। यानी कि यहां पर क्या हुआ है कि आपने ये एक इक्वेशन तो बना ली, लेकिन यहां पर भी आपने क्या है, शब्दों का इस्तेमाल किया है। उन रिएक्टेंट्स को, उन प्रोडक्ट्स को शब्दों के थ्रू लिखा है। मैग्नीशियम है तो मैग्नीशियम की पूरी स्पेलिंग लिखी है, ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन की पूरी स्पेलिंग लिखी है, ठीक, बहुत सही। ऐसा भी हम नहीं करेंगे, इससे भी आसान बना के लिखेंगे, ठीक। अच्छा, एक चीज़ मैं तुमको बता दूं, मैं बार बार फ्रेम से बाहर जा रहा हूँ, ठीक है। मैग्नीशियम + ऑक्सीजन, ये जो एरो होता है ना, ये एरो, ठीक, ये जो एरो तुमको दिख रहा है, इस एरो के लेफ्ट हैंड साइड पर जो भी तुम्हें सब्सटेंसेस दिखते हैं वो सारे होते हैं रिएक्टेंट्स, ठीक। इस एरो के लेफ्ट हैंड साइड पे जो भी तुम्हें सब्सटेंसेस दिखेंगे वो सारे होते हैं रिएक्टेंट्स। इस एरो के राइट हैंड साइड पे तुम्हें जो भी सब्सटेंसेस दिखेंगे उन्हें हम क्या कहते हैं, प्रोडक्ट, ठीक। क्यों प्रोडक्ट? क्योंकि ये दोनों रिएक्टेंट्स रिएक्ट करेंगे और एक प्रोडक्ट बना देंगे। समझ रहे हो बात का? बहुत बढ़िया है। चलो, अभी मैग्नीशियम और ऑक्सीजन फॉर्म्स मैग्नीशियम ऑक्साइड को हम और आसान तरीके से लिखेंगे, लिख के दिखाऊं? ये देखो, ओहो क्या बात है भैया, मजा आ गया। कैसे मजा आ गया? जादू हो गया। क्या जादू हुआ भाई साहब? पढ़ लो पहले, चलो। केमिकल इक्वेशंस कैन बी मेड मोर कंसाइज एंड यूजफुल इफ वी यूज केमिकल फॉर्मूला इंस्टेड ऑफ वर्ड्स। अगर तुम उन शब्दों की जगह पर केमिकल फॉर्मूलों का इस्तेमाल कर लोगे तो तुम्हारा काम और आसान हो जाएगा। तुमने क्या लिखा था? मैग्नीशियम पूरी स्पेलिंग + ऑक्सीजन पूरी स्पेलिंग फॉर्म्स मैग्नीशियम ऑक्साइड। इन्होंने क्या किया? उन्हीं रिएक्टेंट्स और उन्हीं प्रोडक्ट्स का फॉर्मूला लिख दिया। भाई मैग्नीशियम की स्पेलिंग ये देखो, सब लिख के बताता हूँ, मैग्नीशियम की स्पेलिंग की जगह पर क्या लिख दिया? Mg। क्या लिख दिया? Mg। ओहो क्या बात है। अच्छा, ऑक्सीजन की स्पेलिंग की जगह पर क्या लिख दिया? O2। क्यों? क्योंकि वही रिप्रेजेंट कर रहा है, हमने उसको और आसान बना दिया, ठीक। क्या बनता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। अरे नीचे लिखा हुआ था, मैं भी क्या लिख रहा था। समझ रहे हो बात को? समझ रहे हो बात को? ठीक ठीक है, ओके। अच्छा ये चलो, ये छोड़ो, इतना समझ गए तुम?
इतना समझ गए? कैसे बताएंगे भैया? आप स्क्रीन के उस साइड हो, कैमरा के उस साइड हो, मैं कह रहा हूँ कमेंट करके बता दो। ठीक है, अच्छा ये रिएक्शन कैसी रिएक्शन है तुम मुझे बताओ। अब एक चीज समझ गए हम लोग, सबसे पहले तो हम लोग ये समझ गए कि केमिकल इक्वेशन क्या होता है। केमिकल इक्वेशन इज अ बेटर वे टू रिप्रेजेंट अ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, अब उसके अंदर भी अगर तुम शब्दों की जगह पर केमिकल फॉर्मूला का इस्तेमाल करोगे वो ज्यादा कंसाइज होता है। ठीक, ये हमने देख लिया। ठीक, ये हमने देख लिया। अब तुम्हें कुछ इसमें गड़बड़ नहीं लग रही है? अगर बहुत ही बिल्कुल लेमैन्स लैंग्वेज में, बेसिक लैंग्वेज में समझते हो तो भाई यहाँ पर 1 mg है इस फॉर्मूला में भी, यानी कि ये क्या है मुझे बताओ, ये क्या है? रिएक्टेंट है? ये दोनों क्या है? मैग्नीशियम और ऑक्सीजन दोनों क्या है? रिएक्टेंट्स है। मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या है? प्रोडक्ट है। ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या है? प्रोडक्ट है। ठीक, ये दोनों जो रिएक्टेंट्स हैं, ये दोनों रिएक्टेंट्स रिएक्ट करेंगे। ठीक है, ये दोनों रिएक्टेंट्स रिएक्ट करेंगे, है ना? बहुत बढ़िया, चलो इतना तुम समझ गए। मुझे एक बात बताओ, यहाँ पर 1 mg है, यहाँ पर भी 1 mg है, तो चलो, है ना, ये बैलेंस्ड है ना, ये बैलेंस्ड है। ये रिएक्शन में इधर भी mg है एक और इधर भी 1 mg है, तो ये बैलेंस्ड है। लेकिन अगर ध्यान से देखते हो तो यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है और प्रोडक्ट साइड में 1 ही ऑक्सीजन है। क्या ये पॉसिबल है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का नाम सुना है ना तुमने? है, मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, राइट? बहुत सही। तो ऐसे कैसे हो गया भाई साहब? ऐसे कैसे हो गया? यहाँ पर तो ऑक्सीजन के 2 एटम दिख रहे हैं, यहाँ पर एक ही है सिर्फ, है? कम कैसे हो गए? कम नहीं हो सकते, कम नहीं हो सकते, बैलेंस करना पड़ेगा। इसका क्या मतलब है? ये इक्वेशन बैलेंस्ड नहीं है, ये इक्वेशन बैलेंस्ड नहीं है। अगर तुम देखते हो मैग्नीशियम तो बैलेंस्ड है, लेकिन ऑक्सीजन दिख रहा है तुमको, तो तुम क्या कहोगे? दिस, अब उसमें कुछ भी अनबैलेंस्ड हो तुम तो यही कहोगे ना कि द इक्वेशन इज अनबैलेंस्ड। इसे बैलेंस करना पड़ेगा। कारण क्या है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तुम सोचो भाई, मास को डिस्ट्रॉय कर दिया, एक ऑक्सीजन ही हटा दिया, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इस रिएक्शन को बैलेंस करना पड़ेगा। और हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज बैलेंसिंग केमिकल रिएक्शंस। समझ रहे हो बात को? बैलेंसिंग केमिकल रिएक्शंस। तो हम लोग स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा कि एक केमिकल चेंज क्या होता है। अच्छा, केमिकल चेंज ही आपकी केमिकल रिएक्शन होती है। फिर हमने देखा उस केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। फिर हमने देखा कि उसको आसान तरीके से कैसे लिखते हैं। अब हम देखेंगे कि उसको बैलेंस कैसे करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, चलो आगे चलते हैं, आगे चलो। अच्छा, ये एग्जाम्पल मैंने सीधे तुम्हारी बुक से उठाया है, तुम्हारी एनसीईआरटी से उठाया, ताकि जब तुम अपनी एनसीईआरटी पढ़ो, ये एग्जाम्पल जब तुम देखो तब तक तुम्हें मेरी याद आएगी क्या? नहीं आएगी। चलो, इस एग्जाम्पल की याद है। ठीक है, बहुत बढ़िया। अच्छा, ये क्या है भाई? Fe प्लस H2O, है ना? ये क्या हो गया? आपके दोनों रिएक्टेंट। क्यों? क्योंकि अब इसके बाद तो एरो आ गया, है ना? एरो के राइट हैंड साइड पे भैया आपने बताया था प्रोडक्ट होता है, मैंने कहा हाँ प्रोडक्ट साइड है ये। Fe और H2 रिएक्ट करने पे बना रहा है Fe3O4 प्लस H2, है कि नहीं? बना रहा है कि नहीं बना रहा है? बना रहा है। ठीक है, बना रहा है कि नहीं बना रहा है? बताओ मेरे को। बना रहा है ना? बाल वापस से सेट करते हुए, ठीक है भैया, पढ़ा लो, बाल बाद में सेट कर लेना। सॉरी। अच्छा, बैक टू द टॉपिक। हमने क्या बात की थी कि मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ये हमको पता है, बचपन से पढ़ते आ रहे हो ना ये। हाँ, अच्छा, अब ध्यान से देखो, गौर करके देखो भाई, तुम्हारी रिएक्टेंट साइड में एक Fe है, यानी कि Fe के कितने एटम्स हैं LHS में? अच्छा हाँ, सबने इक्वेशन बनाना पड़ रखा है ना। तो एरो के लेफ्ट हैंड साइड को हम लेफ्ट हैंड साइड बोलते हैं, यानी कि LHS बोलते हैं। एरो की राइट हैंड साइड को हम RHS बोलते हैं, यानी कि राइट हैंड साइड बोलते हैं। अब LHS ही तुम्हारी प्रोडक्ट साइड होती है और RHS ही तुम्हारी LHS ही तुम्हारी रिएक्टेंट साइड होती है और RHS ही तुम्हारी प्रोडक्ट साइड होती है। समझ गए बात को? अब गौर करके देखो भाई, LHS में एक Fe दिख रहा है, Fe का एक एटम दिख रहा है, समझ रहे हो बात को? लेकिन प्रोडक्ट साइड में Fe के 3 दिख रहे हैं। कहां से लेकर आए? ये कहां से लेकर आए? नहीं ला सकते, इन्हें बैलेंस करना पड़ेगा। और देखो, और तुम नमूने देखो, यहाँ H2 है, चलो यहाँ भी H2 है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर ऑक्सीजन है, यहाँ पर 4 ऑक्सीजन है? कहां से लेके आ रहे हो? नहीं ला सकते, ये अनबैलेंस्ड है, इसलिए ऐसी दिख रही है। इसे बैलेंस करना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी हम बैलेंस करने वाले हैं इक्वेशन को। एक इक्वेशन को बैलेंस करने का एक तरीका है जो कि आपकी बुक के अंदर दिया गया है। ठीक, अब बोर्ड एग्जाम के पर्सपेक्टिव से आप यही तरीका फॉलो करना, अगर आप बोर्ड का पेपर लिख रहे हो तो। ठीक, बाकी जब तुम खुद सॉल्व करोगे तुमको खुद का अपना तरीका पता चल जाएगा। ठीक, उसकी चिंता नहीं है,
ओके, बहुत बढ़िया। बट अगर मैं एग्जाम की बात करूं तो ये तरीका फॉलो करना अच्छा तरीका होता है, मिस्टेक के चांसेस बहुत कम होते हैं और दिखने में बहुत सुंदर दिखता है। ठीक, बहुत बढ़िया। अच्छा, करना क्या है इसमें तुमको, सबसे पहले तो इस पूरी रिएक्शन में जितने भी एलिमेंट्स हैं, है ना, ध्यान से मेरी बात को सुनो, जितने भी एलिमेंट्स हैं ना उन सबको लिख लो। कौन से एलिमेंट्स हैं? Fe है एक, तो एक ये Fe है, हाँ है, मैंने लिख दिया यहाँ पर Fe। फिर एक H है, ये 2 वो हटा दो सब, H है, हाँ है, H लिख दिया। फिर ये O है, हाँ लिख दिया। इसके अलावा कोई और दिख रहा है तुम्हें? भाई प्रोडक्ट साइड पे देख लो, कुछ और दिख रहा है तो नहीं दिख रहा ना, Fe ही है, O ही है और H ही है। और जब रिएक्टेंट साइड में नहीं है तो प्रोडक्ट में कहाँ से आएगा? ठीक है, बहुत सही, ओके, ग्रेट। तो वैसे कुछ चमत्कारी चीजें होती हैं ऐसी, जब तुमको देखने को मिलेगा कि यहाँ पर था नहीं, वो बाद में कभी पढ़ेंगे हम, ठीक है, बाद में कभी पढ़ेंगे। वो रिएक्शंस होती हैं, यहाँ पे आपके कुछ कैटलिस्ट लिखे होते हैं, वो बहुत अलग टॉपिक है, डिफरेंट टॉपिक है, वो छोड़ दो, ठीक है। अच्छा, तो हमने देख लिया इस रिएक्शन के अंदर कौन से एलिमेंट्स हैं। भाई आपका Fe है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, ठीक। अच्छा, नेक्स्ट कॉलम बनाओ। नेक्स्ट कॉलम में क्या लिखा है? नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट्स, यानी कि आपको ये बताना है कि रिएक्टेंट साइड में Fe के कितने एटम्स हैं, हाइड्रोजन के कितने एटम्स हैं और ऑक्सीजन के कितने एटम्स हैं। मैंने बोला सिंपल सा, ये देख के हटाओ सब, हटाओ। रिएक्टेंट साइड में Fe का एक एटम है, क्यों? क्योंकि Fe के नीचे 2, 3, 4 ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ, Fe के नीचे कुछ भी नहीं लिखा है ना, और जब कुछ भी नहीं लिखा होता तो हम उसको 1 लेते हैं, ठीक है, 0 मत मान लेना, ओके, बहुत बढ़िया। तो Fe के इस रिएक्टेंट साइड में कितने एटम्स हैं? एक एटम है कि नहीं? अच्छा, एरो के उस साइड देखो, प्रोडक्ट साइड में कितने एटम्स हैं? 3 है, हाँ जी 3 है, ये देखो 3 है कि नहीं है? 3 है कि नहीं है? 3 है ना, अच्छा बहुत बढ़िया। अब आ जाओ हाइड्रोजन पे फटाफट, ठीक है। हाइड्रोजन के कितने एटम्स हैं? 2 रिएक्टेंट साइड पे। प्रोडक्ट साइड पे कितने हैं? प्रोडक्ट साइड पे भी 2 हैं, ओके। ऑक्सीजन के देखो, रिएक्टेंट साइड पे कितना है? 1, मतलब हटाओ इसको, 1 है, बता रहा था। प्रोडक्ट साइड पे कितना है? 4, ठीक है। हमने ऐसे करके ये लिख लिया। अब हमें पता चल चुका है कि भाई रिएक्टेंट साइड पे हर एक एलिमेंट के कितने एटम्स हैं और प्रोडक्ट साइड पे हर एक एलिमेंट के कितने एटम्स हैं, ओके, बहुत बढ़िया। अच्छा, अब रिएक्शन को बैलेंस करने का एक सबसे पहला ट्रिक क्या है? वो ये है कि आप हमेशा उस एलिमेंट से शुरुआत करो जिसके एटम तुम्हें सबसे ज्यादा दिख रहे हैं। पढ़ो यहाँ पर, इट इज ऑफन कन्वीनियंट टू स्टार्ट बैलेंसिंग विद द कंपाउंड विद दैट कंटेन्स द मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स, ठीक, ओके। अब तुम साफ साफ देख सकते हो, चलो आगे बढ़ के दिखाता हूँ, तुमको कंफ्यूजन हो जाएगा। ध्यान से देखो, सबसे पहले किसको करोगे बैलेंस? Fe को नहीं, हाइड्रोजन को नहीं, ऑक्सीजन को, हाँ, क्यों? क्योंकि देखो भाई साहब, ऑक्सीजन के 4 एटम्स हैं, सबसे ज्यादा दिख रहे हैं, यहाँ पर दिख रहे हैं, तो इससे स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो हमने शुरुआत की ऑक्सीजन को बैलेंस करते हुए, ठीक, ऑक्सीजन को बैलेंस करते हुए। आपकी रिएक्शन ऐसी थी, वापस लिख रहा हूं यहाँ पर, Fe प्लस H2O, ठीक है, फॉर्म्स Fe3O4 प्लस H2, ये आपकी रिएक्शन थी, ओके, ये आपकी रिएक्शन थी। समझ रहे हो बात को? बहुत बढ़िया। तो हम ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे। अच्छा, बैलेंस करने का एक बहुत ही आसान तरीका है, ठीक, बहुत ही आसान तरीका है। भाई देखो, सबसे पहले इनिशियली, अभी हमने कुछ नहीं किया, इनिशियली रिएक्टेंट साइड में आपके ऑक्सीजन के कितने एटम्स थे? मैं कह रहा हूं 1 थे, हाँ 1 थे। अच्छा, अब तुम देखो, क्या ऑक्सीजन सिर्फ ऑक्सीजन के रूप में एग्जिस्ट करता है? नहीं, ऑक्सीजन आपका इस H2O के अंदर है ना, इस H2O के अंदर आपका ये ऑक्सीजन है, समझे बात को, है ना। तो हमने यहाँ पर लिख दिया, इनिशियली रिएक्टेंट साइड में एक एटम है ऑक्सीजन का H2O के अंदर, ठीक, बहुत बढ़िया। और प्रोडक्ट साइड में क्या ऑक्सीजन अकेला है? नहीं, ऑक्सीजन एग्जिस्ट करता है Fe3O4 के अंदर। अच्छा, अब Fe3O4 के अंदर ऑक्सीजन के कितने एटम्स है? 4 है कि नहीं? कितने एटम्स है? 4, तो हमने लिख दिया 4 इन Fe3O4। अच्छा, अब तुम्हें कुछ नहीं करना है, इस 1 को 4 बनाना है। कैसे बना सकते हो? 1 4 जा 4, ठीक, 1 4 जा 4, समझे बात को। तो जब तुम 1 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो कितना बन जाएगा? 4 बन जाएगा। बना दे 4, बना देते हैं, आ जाओ, ठीक। हमने क्या किया, हमने इस 1 को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो अब ये कितना हो गया? 4। मतलब भैया मैं समझा नहीं, मतलब तुमको सिर्फ इतना करना है कि अब ये रिएक्शन कुछ ऐसी दिखेगी, समझाऊंगा, कंफ्यूजन आएगा। ये रिएक्शन कुछ ऐसी दिखेगी। क्यों ऐसी दिखेगी भैया? आपने तो बोला था कि ऑक्सीजन अनबैलेंस्ड है, हमको तो ऑक्सीजन के यहाँ पे 4 लगाना चाहिए था। लेकिन मेरी जान एक बात समझो,
ऐसा नहीं होता है। ठीक, आप ऐसे अगर मान लो, मतलब कि मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ये हट क्यों नहीं रहा, हट गया, चलो। हाँ, जैसे कि आपका ये H2O है, ठीक है, कहाँ लिखूँ मैं, कहाँ लिखूँ, ये हटा दें, ये हटा दो, चलो। हाँ, जैसे कि आपका ये H2O है, ठीक। अब इस H2 के अंदर आपका अगर ऑक्सीजन एग्जिस्ट करता है तो आपको, अब आपने बैलेंस किया, किससे मल्टीप्लाई किया, 4 से, ठीक है, तो वो 4 आपको आगे ही लगाना पड़ेगा। इन शॉर्ट, जिस भी कंपाउंड में वो एलिमेंट है उस कंपाउंड के आगे चिपका दो, ठीक, उस कंपाउंड के आगे चिपका दो। तुम अगर मुझे कहते हैं कि भैया ऐसे भी तो लिख सकते हैं, ऐसे नहीं लिख सकते, ये गलत है, पाप है, ठीक, ऐसा नहीं करते, ओके, ठीक, ये सही तरीका है, ठीक। अब अगर तुम मुझे कहते, मान लो कि ऐसा कुछ होता है ना, A2B ऐसा कुछ होता, और तुम कहते कि भैया B को बैलेंस करने के लिए ना हमने 4 से मल्टीप्लाई किया है तो हमें 4 लगाना पड़ेगा, तो मैं वो 4 यहां लगाता, ठीक, ठीक है, वो मैं 4 यहां लगाता, आगे पीछे नहीं लगाता, ठीक। तो तुमको बस इतना ध्यान में रखना है कि तुम्हें कितने से बैलेंस करना है। मान लो यहां पर 4 से बैलेंस करना था, तुमने क्या किया, वो 4 उठाया और इस H2O के आगे लगाया। H2O के आगे क्यों लगाया, इसलिए लगाया क्योंकि तुम इसे पीछे नहीं लगा सकते, ठीक, समझ रहे हो बात को, ठीक, बहुत सही। तो हमारा जो ऑक्सीजन है ना वो बैलेंस हो चुका है, ऑक्सीजन। अब तुम्हारे दिमाग में सवाल आ रहा होगा तुम्हारे दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि भैया हमने Fe3O4 वाले 4 को 1 क्यों नहीं कर दिया, क्या वो आसान है, तुम सोचो भाई, वो 4 है, तुम क्या उसको 4 से डिवाइड मारोगे, क्या कैसे सोचोगे, मतलब बताओ मेरे को, नहीं ना, सिंपल क्या था, इधर वाला जो ऑक्सीजन था उसको बैलेंस कर दे, उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दे, खत्म बात, इसलिए हमने H2O के आगे 4 लगा दिया। अच्छा, आपकी रिएक्शन कुछ ऐसी बन गई है, ये देख लो, ठीक, जिसको नहीं दिख रहा मैं लिख के बता रहा हूँ, आपकी रिएक्शन कुछ ऐसी बन चुकी है, Fe + 4H2O फॉर्म्स Fe3O4 प्लस H2, ठीक। अब हमने कथा पूरी सुन ली है कि ये 4 आगे क्यों लगा है। अच्छा, अब इसके बाद एक काम करते हैं, हाइड्रोजन को बैलेंस करते हैं। इसके बाद क्या करेंगे, हाइड्रोजन को बैलेंस करते हैं। मेरी बात को ध्यान से सुनना, अब तुम इस रिएक्शन के रिस्पेक्ट में बैलेंस करोगे, है ना। जो सबसे पहले रिएक्शन थी वो गई, अब क्यों, क्योंकि अब ये आ चुकी है। तो अब जब तुम हाइड्रोजन को बैलेंस करोगे ना तो इस रिएक्शन के बेसिस पे करोगे, ठीक। अब उसके बाद जिसको तुम बैलेंस करोगे वो समझा, तो कंफ्यूजन हो जाएगा, छोड़ो, ठीक। अब इस रिएक्शन के बेसिस पे तुमको बैलेंस करना है, किसको बैलेंस करना है, हाइड्रोजन को। ध्यान से देखो, इनिशियली हाइड्रोजन के कितने एटम्स हैं, तुम बोलोगे 2, नहीं, गौर करके देखो, वहां पर लिखा हुआ है 4H2O, ठीक। तो इस 4 को इस 2 से मल्टीप्लाई करो, कितना बनता है, 8। हाइड्रोजन के एटम्स रिएक्टेंट साइड में है 8, खत्म बात, इतना आसान है, ठीक, इतना आसान है। ऐसा कुछ लिखा होता A to B मान लो, ऐसा कुछ लिखा होता और आगे लिखा होता 8, है ना। कोई तुमसे कह रहा है कि मुझे बताओ A के कितने एटम्स हैं, मैं कहता 8 × 2 16, इतना आसान है, ठीक। तो इनिशियली कितने एटम्स हैं, 8 है H2O में। प्रोडक्ट साइड में कितने हैं बताओ मेरे को, प्रोडक्ट साइड में कितने हैं, प्रोडक्ट साइड में सिर्फ H2 है, तो प्रोडक्ट साइड में कितने होंगे, 2 होंगे, सिर्फ 2 होंगे, राइट, बहुत सही, हमने लिख दिया 2 in H2। अच्छा, अब देखो कमाल, देखो तुम्हें वहां बैलेंस करना है जहां पर कम दिख रहा है। भाई रिएक्टेंट साइड में 8 है, प्रोडक्ट साइड में 2 है, किसको बैलेंस करोगे, प्रोडक्ट साइड को, क्योंकि वहां पर 2 ही है ना। अच्छा, रिएक्टेंट साइड में तो 8 है, प्रोडक्ट साइड में अगर तुम्हें 2 को 8 बनाना है तो 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा, करना पड़ेगा, ठीक है। हमने किससे मल्टीप्लाई किया, 4 से, जिससे हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना उसको तुम्हें इसके आगे लगा देना है, ठीक। अच्छा, पिछले केस में भी हम 4 से मल्टीप्लाई कर रहे थे, इस केस में भी हम 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, हम 4 को इसके आगे लगा देंगे, खत्म बात, समझ रहे हो गया आपके 8, 4 × 2 8, है ना। हटाओ इसको, अब एक रिएक्शन कुछ ऐसी बन जाएगी, ठीक। क्या तुम्हारा हाइड्रोजन बैलेंस हो चुका है, देख लो, यहां पर कितना था, 8 था, यहां पर कितना है, 8 है, हो गया तुम्हारा हाइड्रोजन बैलेंस। सिंपल सा गणित है, सिंपल सा खेल है। पहले तो तुम्हें यह देखना है कि उस पर्टिकुलर एलिमेंट का रिएक्टेंट साइड पे कितने एटम्स हैं और प्रोडक्ट साइड पे कितने एटम्स हैं। जैसे कि अभी हमने देखा कि हाइड्रोजन के रिएक्टेंट साइड पे 8 एटम्स थे इनिशियली और प्रोडक्ट साइड पे सिर्फ 2 थे। सेकंड स्टेप, बैलेंसिंग के लिए तुम मल्टीप्लाई उसमें करोगे जो कि कम नंबर है। इन दोनों में से कम कौन सा है, 2 है,
2 को 8 बनाना है, कैसे बनाओगे भाई, 4 से मल्टीप्लाई करोगे। ठीक, जो नंबर तुमने मल्टीप्लाई किया है उसी नंबर को उस एलिमेंट के आगे जाके लगा देना, खत्म बात। ठीक, ऑक्सीजन भी बैलेंस हो चुका है, हाइड्रोजन भी बैलेंस हो चुका है ना, बहुत सही। अच्छा, तो मैं लिख देता हूं यहां पर, आपकी रिएक्शन कुछ इस तरीके से बन चुकी है। ओके, आपकी रिएक्शन कुछ ऐसी बनी है, Fe प्लस आपका यहाँ पर था H2O, ठीक, 4 लगा हुआ था आगे, फॉर्म्स Fe3O4 प्लस 4H2। ठीक, ऑक्सीजन बैलेंस हो चुका है, हाइड्रोजन बैलेंस हो चुका है, क्या बचता है Fe को कर दो बैलेंस। अब तुम सोचो, तुम ध्यान लगाओ, क्या करेंगे, सबसे पहला स्टेप क्या होगा, सबसे पहला स्टेप ये होगा कि हमें Fe के रिएक्टेंट साइड और सॉरी ठीक है, Fe के रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड में तुम्हें क्या देखना है, एटम्स देखने हैं। रिएक्टेंट साइड में Fe के कितने एटम्स है, 1, मैंने लिख दिया 1। प्रोडक्ट साइड में Fe के कितने एटम्स है, 3, मैंने लिख दिया 3। दिमाग लगाओ, दिमाग लगाओ भैया भैया भैया, प्रोडक्ट साइड पर 3 है, रिएक्टेंट साइड पर 1 है, तो हमें 1 को 3 बनाना पड़ेगा, यानी कि हमें मल्टीप्लाई कहाँ करना है, रिएक्टेंट साइड पर, है ना, रिएक्टेंट साइड पर। अच्छा, कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1 को 3 बनाने के लिए, 3 से। यानी कि भैया हमने क्या किया है कि हमने रिएक्टेंट साइड में Fe को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, यानी कि हम आगे 3 लगा देंगे। यहां पर भी तुम 3 यहां नहीं लगा सकते। ठीक, ये चीज को ध्यान रखना, समझ रहे हो बात को, ये चीज को ध्यान रखना। ओके, बहुत बढ़िया। तो हमने क्या किया, Fe को भी बैलेंस कर दिया। क्या Fe बैलेंस हो चुका है, रिएक्टेंट साइड पर 3 है और प्रोडक्ट साइड पर भी 3 है, तुम्हारा ये रिएक्शन पूरा बैलेंस हो चुका है। दिस इज योर फाइनल रिएक्शन, दिस इज योर फाइनल रिएक्शन। ये रिएक्शन आपकी बैलेंस रिएक्शन है। ध्यान से देखो, इधर 3 Fe है, इधर भी 3 Fe है, इधर 8 H है, यहां पर भी 8 H है, यहां पर 1 ऑक्सीजन है और यहां पर 4 ऑक्सीजन है, यहां पर भी 4 ऑक्सीजन है। ठीक, बहुत बढ़िया। ओके, ये टॉपिक तो हमारा खत्म हो गया, बैलेंसिंग आपको आ गई। ऐसी और 2-4 बैलेंस करोगे, प्रैक्टिस करोगे, आसानी से खत्म हो जाएगा। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट आता है, विच इज स्टेट। कौन सी स्टेट, दिस इक्वेशन टेल अस नथिंग, डज नॉट टेल अस आएगा, doesn't tell, this equation doesn't tell us anything about the physical state of each reactant and product। मुझे एक बात बताओ, क्या इस रिएक्शन से तुम्हें ये पता चल रहा है कि ये Fe जो है, ये जो आयरन है तुम्हारा, ये कैसा है, सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, या फिर जो तुम्हारा H2 है ये कैसा है, सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, या फिर चलो ये छोड़ो, Fe3O4 जो है तुम्हारा वो कैसा है, सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, एक्वस है, मतलब उसकी स्टेट क्या है, कैसे एग्जिस्ट कर रहा है भाई, लिक्विड है या फिर सॉलिड है या फिर गैसियस है, नहीं पता ना। तो इस इक्वेशन के अंदर ऐसा कोई भी हमारे पास में जरिया नहीं है जिससे हम ये बता सके कि यार इन सब की फिजिकल स्टेट क्या होगी। ठीक, अच्छा, यही सेम रिएक्शन को नीचे लिखा गया है, लेकिन इस बार हर एक एलिमेंट के आगे, हर एक कंपाउंड के आगे, बेसिकली हर जगह तुमको क्या देखने को मिल रहा है, तुम्हें देखने को मिल रही है उसकी स्टेट। ध्यान से देखो, Fe के आगे लगा है S यानी कि सॉलिड, H2O के आगे लगा है G यानी कि गैसियस। ठीक, Fe3O4 के आगे लगा है S यानी कि सॉलिड, और H2 के आगे लगा है गैस यानी कि गैसियस। ठीक, द गैसियस, लिक्विड, एक्वस एंड सॉलिड स्टेट्स ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द नोटेशंस G, L, AQ एंड S रिस्पेक्टिवली। यानी कि अगर आपके रिएक्टेंट की स्टेट गैसियस है, यानी कि अगर वो गैसियस स्टेट में है तो हम उसके आगे लगाएंगे G, अगर वो लिक्विड स्टेट में तो हम उसके आगे लगाएंगे L। लिक्विड और एक्वस में कंफ्यूज मत होना। ठीक, अगर वो एक्वस स्टेट में है तो हम उसके आगे लगाते हैं AQ, और अगर वो सॉलिड स्टेट में है तो हम उसके आगे लगाते हैं S। ठीक है, बहुत बढ़िया। ओके, दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। द वर्ड एक्वस इज रिटन इफ द रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इज प्रेजेंट एज अ सॉल्यूशन इन वाटर। यानी कि आप एक्वस उसके आगे लगाते हो, आप एक्वस उसके आगे लगाते हो जब रिएक्टेंट या फिर प्रोडक्ट एज अ सॉल्यूशन प्रेजेंट है पानी के अंदर। ठीक, वो एज अ सॉल्यूशन जब तुम आगे हम करेंगे सवाल तो तुमको पता चल जाएगा, उसकी चिंता मत करो। ठीक, लेकिन मैं बता रहा हूं कि एक्वस और लिक्विड में फर्क होता है। ओके, एक्वस तुम तब बोलते हो जब रिएक्टेंट या फिर प्रोडक्ट जो है वो एज अ सॉल्यूशन पानी के अंदर प्रेजेंट है। ओके, बहुत बढ़िया, ग्रेट। आगे बढ़ते हैं अभी हम, है ना, आगे बढ़ते हैं अभी हम। अच्छा, ये बहुत ही फेवरेट सवाल है CBSE का, हर पूछा जाता है बार बार।
आपके एनसीईआरटी के अंदर भी है, इंपॉर्टेंट है, तो मैंने सोचा कि इसको समझा देता हूँ। बेसिकली ये चीज़ आपके प्रैक्टिकल से भी काम आती है, बट खैर अभी प्रैक्टिकल्स हो नहीं रहे, बट ठीक है, जान लेना चाहिए, अच्छी बात होती है। क्या सवाल है देखो जरा, वाई शुड अ मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन्ड बिफोर बर्निंग इन एयर। यार आपकी मैग्नीशियम एक रिबन होती है, मैग्नीशियम की रिबन एक होती है, ठीक है, उससे अगर आपको बर्न करना है तो पहले उसे क्लीन करना पड़ता है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि जो मैग्नीशियम होता है ना, मैग्नीशियम की जो रिबन होती है उसके ऊपर एक लेयर जम जाती है, किसकी? मैग्नीशियम ऑक्साइड की, ठीक, मैग्नीशियम ऑक्साइड की। ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड होती है ना, जैसे कि मान लो कि रिबन है ना, ऐसी आपकी रिबन है, ओके, बहुत सही। इसके ऊपर क्या होता है कि ऐसी वो मैग्नीशियम ऑक्साइड की ऐसी लेयर जम जाती है। अब वो खैर इतना रिप्रेजेंटेबल है नहीं है, बट स्टिल एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ, है ना, एग्जांपल दे रहा हूँ कि ऐसे उसके ऊपर एक लेयर जम जाती है। मान लो कि ये मैग्नीशियम की रिबन है, उसके ऊपर ऐसी लेयर जम जाती है ऐसी, ठीक। अब सोचो जब लेयर जम चुकी है तो ये मैग्नीशियम रिबन बर्न कैसे होगी? नहीं होगी ना, ये लेयर जम चुकी है, अब बर्न कैसे करोगे इसको, ठीक। तो अगर हमको इस मैग्नीशियम रिबन को बर्न करना है तो पहले इस लेयर को हटाना पड़ेगा, है ना। इस लेयर को हटाने के लिए हम क्या करते हैं कि उसको सैंड पेपर से क्लीन कर देते हैं। यानी कि मान लो अब मेरे पास तीसरा हाथ है नहीं, ठीक है, तो ये जो ऊपर की लेयर है ना, बेसिकली उस लेयर को क्लीन कर दिया जाता है सैंड पेपर के थ्रू, ठीक। तो आप रिबन को जब ऐसे क्लीन कर देते हो तो वो लेयर निकल जाती है, ठीक। और उसके बाद में फिर आप उस मैग्नीशियम रिबन को बर्न कर सकते हो, पढ़ भी सकते हो, पूरा एक्सप्लेन किया गया है। व्हेन मैग्नीशियम इज केप्ट इन एयर फॉर अ लॉन्ग टाइम इट गेट्स कवर्ड विद अ लेयर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो भाई साहब तुम्हारा यही कारण होता है, जो मैग्नीशियम रिबन है ना उसको क्लीन क्यों करना पड़ता है? क्या लिख के आओगे? मेन लाइन तो तुम्हारी ये है, मेन हाईलाइट तो ये है, लेयर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। यानी कि क्या होता है कि जब मैग्नीशियम को थोड़े टाइम में एयर के अंदर छोड़ा जाता है तो उसके ऊपर एक मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर जम जाती है। अब वो मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर को हमें हटाना पड़ेगा। कैसे हटाओगे? उसको क्या बोलते हैं? क्लीनिंग नहीं बोलते हैं, इसे क्लीनिंग नहीं कहते, क्लीनिंग ही कहते हैं ना, तो उसे क्लीन किया जाएगा, ठीक है, इसलिए कहा जाता है। छोटा टॉपिक है, मस्त नंबर दिलाएगा ये, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ओके, तो ये बात हमारी हो चुकी है, अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन की। यार ये एक बहुत ही स्कोरिंग पार्ट है तुम्हारा इस पूरे कह सकते हो चैप्टर का, एंड बहुत इंपॉर्टेंट भी है। अगर ये तुमने ध्यान से पढ़ लिया तो एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, हर जगह तुमको ये काम आएगा और बहुत अच्छी तरीके से काम आएगा, ठीक। तो मैं तुमसे यही कहूँगा कि इसको ध्यान लगा के पढ़ लेना, बहुत आसान है, और मैं तुमको ऐसी ऐसी ट्रिक्स बताऊंगा तुम जिंदगी भर नहीं भूलोगे उस चीज़ को, ठीक। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन मतलब क्या भैया? क्या आप ये कह रहे हो कि केमिकल रिएक्शन की बहुत सारी टाइप्स होती है? मैं बोल रहा हूँ हाँ, ठीक है। ये जो आपकी केमिकल रिएक्शंस होती है ना, इनकी हम बहुत सारी आज टाइप्स पढ़ने वाले हैं, ठीक। सबसे पहले टाइप होती है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, है ना। आगे मैंने तुमको डिटेल में बताया है, पर मैं तुमको यहाँ पर थोड़ा सा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देता हूँ कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है। मुझे एक बात बताओ, कॉम्बिनेशन रिएक्शन अगले 2 मिनट में खत्म करेंगे। अगर तुम्हारे पास में एक रेड क्ले की बॉल है, ठीक, और एक ब्लैक क्ले की बॉल है, ठीक है, तुमने क्या किया कि दोनों को मिक्स कर दिया, दोनों को कंबाइन कर दिया, ठीक है। कॉम्बिनेशन है तो कंबाइन शब्द लेके आते हैं, है ना। दोनों को क्या किया तुमने? कंबाइन कर दिया, थोड़ा सा मिक्स किया। अब तुम क्या देखते हो कि अब वो ब्लैक और रेड बॉल जो है दोनों मिक्स होके एक नई बॉल बन चुके हैं। एक ही बॉल बनी है लेकिन नई बनी है, राइट। मान लो कि ये थी आपकी रेड क्ले की बॉल, ठीक, ये थी आपकी ब्लैक क्ले की बॉल। आपने क्या किया? दोनों को मिक्स किया। चलो दोनों में कलर भर देते हैं थोड़ा सा, है ना। ओके, बहुत सही। आपने क्या किया? दोनों को मिक्स कर दिया, है ना। दोनों को क्या किया आपने? मिक्स कर दिया। अरे क्या बात है। तो आपकी कुछ ऐसी नई बॉल बन जाएगी, है ना, नई बॉल बन जाएगी। थोड़ी सी बड़ी होगी साइज में, मान लेता हूं मैं, लेकिन ऐसी कुछ ब्लैक होगी और कुछ रेड होगी। कहने का मतलब यह है कि हमने क्या किया कि एक रेड और एक ब्लैक बॉल को कंबाइन कर दिया, ठीक। यही होती है आपकी कॉम्बिनेशन। अच्छा, मान लो कि तुम मान लो कि एक और बॉल, ग्रीन कलर की बॉल अगर लेके आते और इन तीनों को आप कंबाइन करते हैं, तो क्या ये तीनों कंबाइन नहीं होते? हो जाते ना। बस यहाँ पर इतना फर्क पड़ता है कि अब थोड़ा सा ग्रीन कलर भी आ जाता है। लेकिन एक चीज ध्यान में रख के चलो, यहाँ पर तुम 3 बॉल को कंबाइन करवा रहे हो, फिर भी रिएक्शन होने के बाद में एक ही बॉल बन रही है, और यही होता है आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन होता है जहां पर 2 या 2 से ज्यादा रिएक्टेंट्स रिएक्ट करते हैं, है ना। 2 या 2 से ज्यादा रिएक्टेंट्स रिएक्ट करते हैं, लेकिन प्रोडक्ट एक ही बनता है। जैसे कि मान लो ए एक रिएक्टेंट है, बी एक रिएक्टेंट है, ये दोनों कर रहे हैं रिएक्ट, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये रिएक्टेंट साइड पे है, ये एरो के लेफ्ट हैंड साइड पर है, ठीक है, बहुत बढ़िया। ये दोनों कर रहे हैं रिएक्ट, ये दोनों रिएक्ट करने के बाद बनता है सी, अकेला प्रोडक्ट बन रहा है।
इसे हम कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक, इतना आसान था। अब मैंने तुमको जो क्ले का एग्जांपल दिया है भाई साहब, वो तुम जिंदगी भर नहीं भूल सकते, क्योंकि वो तो बिल्कुल बेसिक है, हमने बचपन में खेल रखा है। ठीक, एक रेड क्ले की बॉल, एक ब्लैक क्ले की बॉल, दोनों को मिक्स कर दिया तो भाई नई बॉल बन गई, लेकिन एक ही बनी। ठीक, और वो होता है आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन। डेफिनेशन पढ़नी है, डिटेल में जाना है, ये लो। ठीक, ये लो। ओके, क्या लिखा है कॉम्बिनेशन रिएक्शन की डेफिनेशन में? ये लिख रखा है, इट मे बी डिफाइंड एज अ केमिकल रिएक्शन इन विच 2 और मोर सब्सटेंसेस, भाई 2 या 2 से ज्यादा सब्सटेंसेस कंबाइन होंगे, रिएक्ट करेंगे, लेकिन तुम्हारा प्रोडक्ट तो एक ही बनेगा। ठीक, बहुत सही। वेयर 2 और मोर सब्सटेंसेस कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल सब्सटेंस, यहां पर भार दो थोड़ा सा, सिंगल सब्सटेंस अंडर सुटेबल कंडीशंस। ठीक, बहुत सही। अच्छा, एग्जांपल देखना, एग्जांपल देख लो। कैल्शियम ऑक्साइड यानी कि तुम्हारा CaO रिएक्ट्स विगरसली विथ वाटर, है ना, यानी कि पानी के साथ में ये रिएक्ट करता है। क्या बनाता है? क्या बनाता है? ये बनाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक, मैटर ये नहीं करता क्या बनाता क्या नहीं बनाता, तुम टाइप ऑफ रिएक्शन देखो। 2 रिएक्टेंट्स हैं, दिख रहे हैं, 2 रिएक्टेंट्स हैं, लेकिन प्रोडक्ट तुम्हारा एक ही बन रहा है। ठीक, प्रोडक्ट तुम्हारा एक ही बन रहा है, और इसे हम कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। फिर से रिपीट करो, अब तुम्हें पूरी डेफिनेशन याद हो चुकी है। ठीक है, थोड़ा सा तुम्हें अजीब लगेगा रिपीट करने में, बट ठीक है, करो। ठीक, बाल फिर से बिगड़ गए, कोई बात नहीं। ठीक है भाई, ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर 2 या 2 से ज्यादा सब्सटेंसेस रिएक्ट करते हैं और एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, उसे हम कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। समझ गए बात को? आसान था बहुत ही, बहुत बढ़िया। आगे चलते हैं। ठीक, अब हम आगे बढ़ने वाले हैं। ओके, बहुत बढ़िया। अब भैया एक्सोथर्मिक रिएक्शंस क्या होती है ये बताओ तो सही, समझाओ तो सही। समझाता हूँ, देखो। एक्सोथर्मिक रिएक्शन ना एक ऐसी रिएक्शन होती है जिसमें हीट रिलीज होती है। ठीक, ऐसी रिएक्शन जब होने के बाद में हीट रिलीज हो रही होती है, उसे हम कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जैसे कि बर्निंग ऑफ कोल हो गया, है ना। अच्छा 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 अच्छा, अगर तुम इसे फिर से ध्यान से पढ़ते हो तो ये तुम्हारा कहीं ना कहीं कॉम्बिनेशन से मेल जोल खाता है। Reactions in which heat is released along with the formation of products are called exothermic chemical reactions. अगर तुम ध्यान से गौर करके देखते हो तो ये तुमसे क्या कहना चाह रहा है? ये तुमसे ये कहना चाह रहा है कि ऐसी रिएक्शन जिसमें हीट रिलीज होती है ना, उसे हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। ये देखो ध्यान से जरा, कार्बन और ऑक्सीजन का रिएक्शन हो रहा है, बन रहा है CO2। बर्निंग ऑफ कोल का एग्जांपल ले लो, चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। यहां पर अगर तुम एक चीज नोटिस करोगे ना, तो हीट रिलीज होती है ना। तुम्हें सिंपल से शब्दों में बस इतना ध्यान रखना है कि एक्सो का मतलब है हीट का रिलीज होना। ठीक, एक्सोथर्मिक, देखो देखो, एक्सोथर्मिक, थर्मिक का क्या मतलब है? थर्मिक का मतलब है हीट से रिलेटेड कुछ तो भी, है ना। थर्मिक का मतलब है समथिंग रिलेटेड टू हीट। ठीक, बहुत बढ़िया। एक्सो का क्या मतलब है? एक्सो का मतलब है बाहर, एग्जिट बाहर, एक्सो। ठीक है, एक्सोथर्मिक क्या हो गया? हीट का बाहर निकलना, हीट का रिलीज होना। तो ऐसी रिएक्शन जिसमें हीट रिलीज हो जाती है उसे हम कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। बात खत्म, ये रिएक्शन याद रख लो, खत्म बात। ठीक, खत्म। ओके, बहुत से। अब अगर तुम ध्यान से जरा गौर करके देखोगे ना, तो ये जो डेफिनेशन है, इस डेफिनेशन के अंदर ही तुम्हारा पूरा का पूरा जो है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन का पूरा सार आ चुका है। ठीक, बहुत बढ़िया। अरे मैं यहीं पर हूँ, ये चेंज कर रहा था। ठीक है, बहुत बढ़िया, समझ गया बात को। ओके, ये हो गई तुम्हारी एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अगली रिएक्शन पर चलते हैं। अगली रिएक्शन क्या है? अगली रिएक्शन कॉम्बिनेशन रिएक्शन का जस्ट उल्टा है। कैसे उल्टा है भैया? कॉम्बिनेशन में हमने क्या किया था, 2 रिएक्टेंट्स थे या फिर उससे ज़्यादा रिएक्टेंट्स हैं, रिएक्ट करते हैं और एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं। डीकम्पोजिशन रिएक्शन में एक सिंगल प्रोडक्ट एक सिंगल रिएक्टेंट अलग अलग प्रोडक्ट्स में ब्रेक हो जाता है। ठीक, यानी कि अभी तुम्हारे पास में एक बड़ी क्ले की बॉल है ना। तुम्हारे पास में क्या है? ध्यान से देखना है ना। तुम्हारे पास में एक बड़ी क्ले की बॉल है ना, और तुमने उसको टुकड़ों में तोड़ दिया। ठीक, बड़ी क्ले की बॉल थी, इमेजिन करो, उसको टुकड़ों में तोड़ दिया, है ना, टुकड़ों में तोड़ दिया। ये होता है तुम्हारा डीकम्पोजिशन। कॉम्बिनेशन हमने क्या किया था कि भाई 2-3 बॉल्स ली थी, उन्हें कंबाइन किया था तो एक बड़ी बॉल बन गई थी हमारी, वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन थी। लेकिन यहाँ पर एक बड़ी बॉल को हम अलग अलग टुकड़ों में तोड़ रहे हैं, ये होती है डीकम्पोजिशन। नाम से समझ में आ रहा है, डीकम्पोज। ठीक, डीकम्पोजिशन। ठीक, बहुत बढ़िया, पढ़ भी सकते हो डेफिनेशन। अ रिएक्शन इन विच अ कंपाउंड स्प्लिट्स अप इनटू 2 और मोर सिंपलर सब्सटेंसेस।
भाई तुम्हारा रिएक्टेंट तो एक ही है, वो एक रिएक्टेंट अलग अलग सब्सटेंसेस में ब्रेक डाउन हो रहा है, उसे हम कहते हैं डीकंपोजिशन। ध्यान से देख लो, ये तुम्हें अगर दिख नहीं रहा होगा, एक सेकंड देख लेता हूँ, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा होगा तो मैं लिख देता हूँ। ये लिखा हुआ है 2FeSO4, ठीक। जब इसे हीट किया गया, ऑफ कोर्स कुछ ना कुछ जरूरी है, ऐसे अपने आप तो हो नहीं जाएगा, तो बन जाता है Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3। अगर तुम गौर से देखते हो तो तुम्हारा रिएक्टेंट क्या था, सिर्फ एक ही रिएक्टेंट था, है ना, तुम्हारा रिएक्टेंट सिर्फ एक ही था, लेकिन प्रोडक्ट अगर ध्यान से देखोगे तो एक, अरे दो, अरे तीन, क्या बात है, क्या बात है। रिएक्टेंट एक था लेकिन प्रोडक्ट बहुत सारे बन गए, यानी कि वो एक रिएक्टेंट मल्टीपल प्रोडक्ट्स में टूट गया, उसे हम कहते हैं डीकंपोजिशन रिएक्शन। इसको देख लो, कैल्शियम कार्बोनेट एक ही रिएक्टेंट है, ठीक है, CaCO3 सिर्फ एक रिएक्टेंट है, हीट ऑफ कोर्स हीट करना पड़ेगा तभी जाके वो ब्रेक डाउन हो रहा है, ये बन जाता है कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि वो जो कैल्शियम कार्बोनेट है तुम्हारा, ठीक, वो ब्रेक डाउन हो रहा है कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर, ठीक है। तो एक ऐसे रिएक्शन हो गई डीकंपोजिशन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में कंबाइन हो रहे थे, एक प्रोडक्ट बना रहे थे। डीकंपोजिशन रिएक्शन में एक प्रोडक्ट मल्टीपल प्रोडक्ट्स में टूट जाता है। बहुत बढ़िया, ठीक, ग्रेट। तो ये हमारी बात हो गई कॉम्बिनेशन डीकंपोजिशन रिएक्शन की। आगे बढ़ते हैं, ठीक, अच्छा। When a decomposition reaction is carried out by heating, it is called thermal decomposition। तो बेसिकली अभी तुमने जो देखा वो क्या था, थर्मल डिकम्पोजिशन था। क्यों, ऐसा क्यों? क्योंकि इसमें हमें हीट की जरूरत पड़ी, है ना, वो रिएक्शन को कैरी फॉरवर्ड करने के लिए, अब एक रिएक्शन को आगे बढ़ाने के लिए हमें हीट की जरूरत पड़ी। किसकी जरूरत पड़ी? हीट की जरूरत पड़ी, इसलिए हम उसे कहते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। देखो थर्मल का क्या मतलब होता है, हम सर्दियों में थर्मल वो जो आता है वो पहनते हैं ना, ठीक है, अलग अलग ब्रांड्स का वो जो थर्मल आता है वो पहनते हैं, थर्मल इनरवेयर जो आता है। हाँ, थर्मल इनरवेयर क्यों बोलते हैं उसको? इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो गर्मी प्रोवाइड करता है, ठीक है कि नहीं। तो थर्मल का क्या मतलब हुआ, हीट, है ना। ऐसी रिएक्शन जिसमें तुम्हारी मतलब तुम्हारी ऐसी डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो कि हीट के थ्रू कैरी फॉरवर्ड हो रही है ना, उसको हम क्या कहेंगे, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहेंगे। तो इट इज दैट सिंपल। ओके, ग्रेट, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन के ना आपकी बुक के अंदर कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं, ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक। तो अभी हमने सारी नॉलेज वाली बातें कर ली हैं, अब जरा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं। बेसिकली व्हाइट सिल्वर क्लोराइड जो होता है, इट टर्न्स ग्रे इन सनलाइट। दिस इज ड्यू टू द डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड इनटू सिल्वर एंड क्लोरीन बाय लाइट, ठीक। अभी हमने क्या देखा, अभी हमने देखा थर्मल डिकम्पोजिशन, यानी कि हीट के कारण जो है वो एक कंपाउंड डिकम्पोज हो रहा था अलग अलग प्रोडक्ट्स में। यहां पर हम देखेंगे सनलाइट, है ना, आपकी जो सनलाइट है, बेसिकली जो सिल्वर क्लोराइड होता है ना, वो सनलाइट के प्रेजेंस में, ठीक, क्या होता है कि Ag और Cl2 में ब्रेक डाउन हो जाता है, ठीक, वो Ag और Cl2 में ब्रेक डाउन हो जाता है। ओके, और ये होता है आपका कौन सा रिएक्शन? क्या दिख रहा है तुम्हें बताओ, कमेंट करके बताओ कौन सा रिएक्शन दिख रहा है। एक रिएक्टेंट है, मल्टीपल प्रोडक्ट्स में ब्रेक हो गया, क्या बोलोगे इसको, क्या बोलोगे? 1 2 3 कमेंट करो पहले, है 3 2 1, हाँ, डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं, ठीक है, बहुत बढ़िया। ओके, बहुत बढ़िया। अच्छा, सिमिलर ऐसी ही सेम टू सेम एक रिएक्शन होती है, बस फर्क इतना है कि इसमें तुम ब्रोमीन की बात करते हो। 2AgBr, है ना, सनलाइट के प्रेजेंस में, ठीक, सनलाइट के प्रेजेंस में बनाता है 2Ag प्लस Br2। ओके, बहुत सही। अब जो इसका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंस है वो ये है कि तुमसे ये पूछ लिया जाएगा, अरे भाई साहब ये बताओ कि ऐसी कौन सी रिएक्शंस हैं जो कि ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में इस्तेमाल की जाती हैं। ऐसी कौन सी रिएक्शंस हैं जो कि ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में इस्तेमाल की जाती हैं? तुम लिखोगे ये, ठीक, दीज अबव रिएक्शंस आर यूज्ड इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। समझ गए बात को? ये आपको कौन सी रिएक्शन का एग्जांपल थे? डिकम्पोजिशन का थे। इनका क्या इंपॉर्टेंस था? ये इंपॉर्टेंस था कि ये जो रिएक्शंस है वो आपकी ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में इस्तेमाल की जाती हैं। बहुत बढ़िया, बिल्कुल ऐसे टीचर वाली वाइब आ रही है क्या? नहीं आने देनी है हमको सीनियर वाली वाइब आने देनी है, ठीक, बहुत बढ़िया। अच्छा, थोड़ी देर पहले हम ये देख के आए थे कि ऐसे रिएक्शंस है ना, जिसमें आपकी हीट रिलीज होती है, हीट रिलीज होती है, उसे हम कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक। ऐसे रिएक्शंस जिसमें हीट रिलीज होती है उन्हें हम कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, ठीक।
ऐसी रिएक्शन, ठीक है, जिसमें हीट एब्जॉर्ब होती है, जिसमें हीट एब्जॉर्ब होती है, उसे हम कहते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक, उसे हम क्या कहते हैं? एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। अब अगर तुम्हें ये पता करना है कि भाई एंडोथर्मिक है कि एक्सोथर्मिक है, या फिर हीट रिलीज हो रही है या फिर एब्जॉर्ब हो रही है, बहुत एक आसान सा तुमको एक मैं एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि मान लो A प्लस B का रिएक्शन हो रहा है, ठीक, या फिर चलो छोड़ो, A जो है वो बना रहा तुम्हारा B प्लस C, और यहाँ पर लगी तुम्हें हीट। क्या तुम्हें हीट सप्लाई करनी पड़ी है? क्या उसने हीट एब्जॉर्ब की? हमने अभी देखा थर्मल डीकंपोजिशन, उसे हीट लगी, एब्जॉर्ब की। ठीक, तो मुझे कमेंट करके बताओ कि ये क्या होगा। अच्छा, अब मैं ये तुमसे कहता हूं कि मान लो कुछ ऐसा था और ऐसा बना, मान लो, और आगे मैं लिख देता हूं कि हीट रिलीज हुई। आगे मैं हीट लिख रहा हूं। अच्छा, मैंने प्रोडक्ट साइड में हीट लिखा है, यानी कि हीट रिलीज हुई, हीट रिलीज हुई। एक दोनों बहुत बेसिक एग्जांपल दिए मैंने, कुछ भी मान लो कि ये हो सकता है कि ऐसा कुछ एग्जिस्ट भी ना करें, बट जो मैंने तुमको ये दो बताया है, मुझे बताओ कि ये कौन सा होगा, एंडोथर्मिक होगा कि एक्सोथर्मिक होगा, और ये कौन सा होगा। अगर तुम्हें ये दोनों समझ में आ गए तो एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक का फर्क तुम काफी हद तक समझ चुके हो। ठीक है, बहुत सही। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, अगली रिएक्शन पे चलते हैं। अगली रिएक्शन कौन सी रिएक्शन है? नेक्स्ट रिएक्शन इज योर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, आपकी जो अगली रिएक्शन है वो है आपकी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या हुआ? चौंक गए? तुम्हें लगा क्लास खत्म हो गई? तुम्हें लगा लेक्चर बंद हो गया? नहीं। लेकिन सोचो, अगर मैं यहाँ से हट जाता हूँ, ठीक है, तो मुझे कोई और आके रिप्लेस कर देगा। मान लो कि थोड़े दिनों के लिए मैं लेक्चर नहीं डाल पाता हूँ, है ना ठीक है, थोड़े दिनों के लिए मैं लेक्चर नहीं डाल पाता हूँ, तो लेक्चर तो बंद नहीं होने देंगे, है ना। तो मेरी जगह पर कोई और आ जाएगा, ठीक है, मेरी जगह पर कोई और आ जाएगा। ओके, बहुत बढ़िया। तो क्या हम उसे कहेंगे? रिप्लेसमेंट, टेम्पररी रिप्लेसमेंट कहेंगे भले, लेकिन कहेंगे। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी ऐसी ही रिएक्शन होती है। बेसिकली डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एक ऐसी रिएक्शन होती है जिसमें एक ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट एक कम रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता है। ठीक, जैसे कि अगर डेफिनेशन पढ़ते हो तो डेफिनेशन भी यही कहती है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज अ केमिकल रिएक्शन इन विच अ मोर रिएक्टिव एलिमेंट, एक ज़्यादा रिएक्ट, मान लो एक ज़्यादा ताकतवर व्यक्ति है और एक कमज़ोर व्यक्ति है, ठीक है, तो ऑफकोर्स एक ज़्यादा ताकतवर व्यक्ति एक कम ताकतवर व्यक्ति को उसकी जगह पे से डिस्प्लेस कर देगा, है ना। मान लो कि दिस इज मोर पावरफुल, ही इज मोर पावरफुल एंड ही इज लेस पावरफुल, ठीक है ना। तो क्या किया इसने? अगर इसको धक्का मारा, इसने अगर इसको धक्का मारा, और थोड़ी देर बाद क्या होगा? अगर इसको धक्का मार देगा तो अब वो कमजोर, मतलब वो कमजोर व्यक्ति की जगह पर ये आ जाएगा और यहाँ पर जो है वो दूसरा व्यक्ति आ जाएगा। यानी कि इसने क्या किया? इसको डिस्प्लेस कर दिया, इसको अपनी जगह से हटा दिया और खुद आ गया। जैसे कि हम देखते थे पुराने जमाने में, पहले के समय पे राजा जो होते थे ठीक है, एक हटता था गद्दी पे से तो उसको कोई रिप्लेस करता था, है ना। बहुत बढ़िया, तो वो क्या था? रिप्लेसमेंट। यहाँ पर भी वैसे। अब अच्छा, वॉर होते थे, है ना। वॉर में क्या होता था? भाई जो ज्यादा पावरफुल किंग है, जो ज्यादा ताकतवर किंग है, वो एक कम ताकतवर किंगडम या फिर किंग को जो है वो हरा देता था और उसका किंगडम जीत जाता था और उसको रिप्लेस कर देता था, है ना। यहाँ पर भी सेम वही होता है, एक ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट एक कम रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता है। ठीक, बहुत सही। अच्छा, एक एग्जांपल मैं तुमको बताता हूं, ये देखो Fe प्लस CuSO4 फॉर्म्स FeSO4 प्लस Cu। ओके, बहुत बढ़िया, है ना, ग्रेट, अमेजिंग, है ना। ध्यान से अगर तुम देखते हो तो इस CuSO4 में से Fe ने क्या किया है? इस Cu को हटा दिया और खुद वहां पर जाकर बैठ गया। ध्यान से देखो, Fe प्लस CuSO4 बना रहा है FeSO4 प्लस Cu। इस CuSO4 में से Cu को Fe ने हटा दिया और खुद वहां पर जाकर बैठ गया। इसे हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। समझ रहे हो बात को? इसकी एक एक्टिविटी है, ये देखो। बेसिकली एक्टिविटी में क्या किया गया ना कि एक आपका टेस्ट ट्यूब है, उसके अंदर आपका कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन है, यानी कि CuSO4 का सोल्यूशन है। ठीक, बहुत बढ़िया। उसके अंदर एक आयरन नेल डाला गया। ठीक, उसके अंदर क्या किया गया कि आयरन नेल डाला गया। ओके, बहुत बढ़िया। ये पता चलता है थोड़ी देर बाद में कि वो आयरन नेल ना ऐसा हो जाता है। वो आयरन नेल जो है आपका वो कुछ इस प्रकार का हो जाता है। ठीक, बहुत बढ़िया। कारण क्या है? कारण है आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। हुआ यूं कि यार आपका जो आयरन नेल था, हमने जब उसको बाहर निकाला
तो रिएक्शन कुछ इस प्रकार हो चुकी थी, है ना, रिएक्शन कुछ इस प्रकार हो चुकी थी। समझ रहे हो बात को? बहुत बढ़िया। अब एक तुम्हारा छोटा सा होमवर्क है, यहाँ पर तुम्हारा जो कलर चेंज आया ना, एक बार वो देखना कि वो कलर चेंज क्यों आता है। ठीक, बस वही देखना, बाकी तुम्हारा तुमको समझा दिया है कि क्या हुआ है ना। ये होती है आपकी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके, एक कम रिएक्टिव एलिमेंट को एक ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस कर देता है। पहले के जमाने में क्या होता था भाई, अगर एक कम ताकतवर राजा है उसको एक ज्यादा ताकतवर राजा जो है वो रिप्लेस कर देगा अपनी जगह पे से, सेम चीज। समझ रहे हो बात को? बहुत बढ़िया। ठीक, और एग्जांपल्स देखने, और एग्जांपल्स देख लो। ये देखो, ये देखो भाई, Zn प्लस CuSO4 यानी कि जिंक प्लस CuSO4 बनाता है ZnSO4 प्लस Cu। ध्यान से अगर देखते हो, ध्यान से अगर तुम देखते हो, ये देखो यहां पर था CuSO4, लेकिन इस Cu को इस जिंक ने डिस्प्लेस कर दिया। ठीक, डिस्प्लेस कर दिया, इसको अपनी जगह पे से हटा दिया और खुद यहां पर देखो जाकर बैठ गया, है ना। तो अब ये CuSO4 नहीं बचा, अब ये CuSO4 नहीं बचा, इस जिंक ने हटा दिया कॉपर को, खुद कॉपर की जगह जाकर बैठ गया और कॉपर को बाहर निकाल दिया। ठीक है, बहुत बढ़िया, है ना। अच्छा, दूसरा एग्जांपल देख लो। सेम एग्जांपल होता है, सेम एग्जांपल होता है। Pb प्लस CuCl2 क्या बना रहा है? PbCl2 प्लस Cu। क्या देख रहे हो तुम यहाँ पर था CuCl2, है ना। इस Cu को इस Pb ने हटा दिया, ठीक है, और खुद वहां पर जाकर बैठ गया। देखो ये Pb इस Cu की जगह पर आ गया और ये Cu बेचारा बाहर निकल गया। क्यों क्यों क्यों? अरे भाई रिएक्टिविटी का खेल है सारा, वो ज्यादा रिएक्टिव था इसलिए इसको हटा दिया अपनी जगह पे से। ठीक, ग्रेट, आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करने वाले हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की। एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है? ठीक है, एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है? ओके, एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एक ऐसी रिएक्शन होती है जहां पर आयंस का एक्सचेंज होता है। ठीक है, वो जो मीम है ना अक्षय कुमार वाला, वो जो मीम है, ठीक है, वो यहाँ पर तुम्हारा फॉलो होगा। पढ़ के मैं सुनाता हूँ तुमको कहानी क्या है, फिर तुम एग्जाम्पल की तो समझ जाओगे। द रिएक्शन इन विच टू कंपाउंड्स रिएक्ट बाय एन एक्सचेंज ऑफ आयंस टू फॉर्म न्यू कंपाउंड्स इज कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक, ऐसी रिएक्शन जहां पर आयंस का एक्सचेंज हो जाए, जहां पर आयंस का एक्सचेंज हो जाए, उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब देखो जरा ध्यान से, आपके नीचे ये रिएक्शन दे रखी है, आई होप कि दिख रही है। ओके, दिख रही है, ठीक है। BaCl2 और Na2SO4 जब ये रिएक्ट कर रहे हैं, ठीक है, जब ये रिएक्ट कर रहे हैं तो इन दोनों के बीच में होता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यानी कि अब क्या होगा? अब इन दोनों के पार्टनर्स एक्सचेंज हो जाएंगे। ठीक, इन दोनों के पार्टनर्स एक्सचेंज हो जाएंगे। जैसे कि मान लो, एग्जांपल देता हूं, दो ग्रुप हैं, ठीक है, ये है बंटी, ये है मोंटी। ठीक, ये थोड़ा ब्लैक से बनाते हैं। ये है आपका रमेश और ये है आपका सुरेश। ठीक, बहुत बढ़िया। ये चारों एक पार्टी में गए। ठीक, ये चारों एक पार्टी में गए। ठीक, बंटी अपने दोस्त मोंटी के साथ गया था और रमेश अपने दोस्त सुरेश के साथ गया था। ठीक, बंटी मोंटी दोनों साथ गए, रमेश सुरेश दोनों साथ गए। लेकिन जब ये बाहर निकले, है ना, जब ये बाहर निकले, इनकी दोस्ती हो चुकी थी, तो बंटी रमेश के साथ बाहर निकला और मोंटी सुरेश के साथ बाहर निकला। हमने जनरली देखा है जब हम सब दोस्त लोग साथ में जाते हैं, ठीक है, तो अगर मान लो कि आप अपने दोस्त के साथ गए, लेकिन जब आप बाहर निकल रहे हो उस पर्टिकुलर जगह पे से, अगर किसी का बर्थडे तो आप अपने किसी दूसरे दोस्त के साथ बाहर निकल रहे हो। ठीक, तो यहाँ पर ऐसा हुआ कि बंटी और मोंटी साथ में गए थे, लेकिन जब वो लोग उस पर्टिकुलर मान लो कि चलो कहाँ गए होंगे, मॉल गए थे, मान लो, है ना, मॉल गए थे, है ना, तो बंटी मोंटी साथ गए थे और रमेश सुरेश दोनों साथ गए थे। लेकिन जब वो बाहर निकले तो बंटी और रमेश साथ में बाहर निकले और मोंटी और सुरेश साथ में बाहर निकले। यहाँ पर क्या हुआ? तुम कह सकते हो पार्टनर्स का एक्सचेंज हो गया। ठीक है, अरे मतलब सोचो ना, मतलब तुम इमेजिन करो, इमेजिन करने में क्या आ जा रहा है? ठीक है भाई, ये दोनों साथ में गए थे, है ना, हाँ, ये दोनों साथ में गए थे, लेकिन बाहर ये दोनों साथ में निकले और ये दोनों साथ में निकले। तो यहाँ पर क्या हुआ? दोस्तों का एक्सचेंज हो गया, है ना, दुश्मनी नहीं हुई, उनमें कुछ भी दुश्मनी नहीं हुई, लेकिन ऐसा हुआ कि वो अलग अलग अब साथ में गए, है ना। डबल डिस्प्लेसमेंट में यही होता है। ध्यान से देखो, ये है BaCl2 और ये है Na2SO4। ठीक, अब ध्यान से देखो जरा,
BaCl2 है और Na2SO4 है ना। अगर तुम बोलो कि Ba का पार्टनर है Cl2 और Na का पार्टनर है SO4, है ना, सेम टू सेम कहानी होगी। Ba के साथ चला जाएगा SO4 और Na के साथ चला जाएगा Cl। ध्यान से देखो, BaSO4 और NaCl, पार्टनर्स का क्या हुआ, एक्सचेंज हो गया। पार्टनर्स का क्या हुआ, एक्सचेंज हो गया। ठीक, समझ रहे हो बात को, समझ रहे हो? इसका पहला वाला, इसका दूसरा वाला, इसका पहला वाला और इसका दूसरा वाला। ठीक, समझ गए बात को? ये इतना आसान है। क्या हुआ, आयंस का एक्सचेंज हो गया। आयंस का एक्सचेंज हुआ तो आपका नया प्रोडक्ट बन गया। ठीक, BaCl2 और Na2SO4 था, लेकिन अब BaSO4 के साथ चले गया और NaCl के साथ चले गया, तो आपका बन गया BaSO4 और NaCl। ठीक, वो रिएक्शन बैलेंस कर रखे। इतना आसान था ये। ठीक, ऐसी और रिएक्शंस आपकी बुक के अंदर है, नहीं तो तुम बुक खोल के देखोगे नहीं, तो एक बार बुक खोल के देखना जरूर, है ना। बहुत बढ़िया। अब यार प्रेसिपिटेशन रिएक्शन जो है, पर मैंने शायद नहीं मेंशन किया है, पर मैं तुमको बता देता हूँ, 2 मिनट का टॉपिक है। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन एक ऐसी रिएक्शन होती है जिसके अंदर ना प्रेसिपिटेट बनता है, यानी कि एक इनसॉल्युबल सब्सटेंस बनता है। ठीक, वो इनसॉल्युबल सब्सटेंस उस पर्टिकुलर सॉल्यूशन में घुलता मिलता नहीं है। ठीक, वो उसमें घुलता मिलता नहीं है, यानी कि वो नीचे जम जाता है और उसको हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, एक मजे की बात ये है, एक मजे की बात ये है कि एक प्रेसिपिटेशन रिएक्शन जो होती है ना, उसको तुम प्रेसिपिटेशन इसलिए बोल रहे हो क्योंकि उसमें एक प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहा है। ठीक, उसमें एक प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहा है, लेकिन एक प्रेसिपिटेशन रिएक्शन दिखने में कैसे दिखती है, डबल डिस्प्लेसमेंट जैसी। यानी कि एक प्रेसिपिटेशन रिएक्शन जो होती है ना, वो एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी होती है। ठीक, या फिर तुम ऐसा बोल लो कि भाई ऐसी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जिसमें प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है, उसे हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहते हैं। डेफिनेशन में ये मत लिखना, डेफिनेशन में तुमको ये लिखना है कि प्रेसिपिटेशन रिएक्शन एक ऐसी रिएक्शन होती है जिसमें प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है। लेकिन मैं तुमको ये बता रहा हूँ कि भाई प्रेसिपिटेशन रिएक्शन जो होती है ना, जो दिखती है, जैसे दिखती है, तुम ध्यान से अगर देखोगे तो एक प्रेसिपिटेशन रिएक्शन में प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है, साथ ही साथ वो रिएक्शन जो होती है वो एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है। ठीक है, बहुत सही, ओके, ग्रेट। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन की। एक 5 या 10 मिनट में हमारा जो चैप्टर है वो खत्म होने वाला है। ठीक, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन क्या है, देखो इसको मैं एक सुख दुख वाले कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। ठीक है, अथर भैया के प्रवचन चालू होने वाले हैं अभी। ठीक है, सुख दुख के कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। अच्छा, अगर एक व्यक्ति के जीवन में दुख है ना, अगर एक व्यक्ति के जीवन में दुख है तो उसका दुख 2 तरीकों से जा सकता है। या तो उसके जीवन में सुख आ जाए, है ना, या तो उसके जीवन में खुशियां या फिर सुख आ जाए, या फिर उसके जीवन से दुख ही चले जाए। समझ रहे हो बात को? वापस रिपीट करता हूं, अगर किसी व्यक्ति के जीवन में दुख है, ठीक है, तो उसका दुख 2 तरीकों से जा सकता है। या तो उसके जीवन में सुख आ जाए, है ना, या फिर उसके जीवन का दुख ही चले जाए, है ना, दुख ही चले जाए। ठीक, बहुत बढ़िया। दोनों ही केस में क्या हो रहा है, उस इंसान का फायदा हो रहा है। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन भी कुछ कुछ ऐसा ही है। ठीक, अगर एक सब्सटेंस ऑक्सीजन को गेन करता है ना, तो हम कहते हैं कि वो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हो गया। ठीक, वो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हो गया। ठीक, अच्छा, इसको रिलेट कर सकते हो तुम कि उसने, दुखी व्यक्ति ने सुख गेन कर लिया, वो सुखी हो गया, या फिर उस व्यक्ति ने दुख लूज कर दिया तो फिर भी वो सुखी हो गया। यहां पर वैसा ये केस आता है, अगर एक सब्सटेंस ऑक्सीजन को, चलो ये पॉइंट हटाओ, पहला पॉइंट देखो और तीसरा पॉइंट देखो, ये भी मत देखना। ठीक है, इफ अ सब्सटेंस लूजेस हाइड्रोजन ड्यूरिंग अ रिएक्शन इट इज सेड टू बी ऑक्सीडाइज्ड। अगर एक सब्सटेंस एक रिएक्शन के टाइम पे हाइड्रोजन को लूज कर दे तो भी हम कहते हैं कि वो ऑक्सीडाइज हो गया है। यानी कि सुनना ध्यान से, अगर ऑक्सीजन का गेन कर रहा है, अगर ऑक्सीजन का गेन कर रहा है तो भी वो ऑक्सीडाइज हुआ है, तो भी वो ऑक्सीडाइज हुआ है। और अगर हाइड्रोजन लॉस हो रहा है, अगर हाइड्रोजन को वो लूज कर रहा है तो भी वो ऑक्सीडाइज हो रहा है। क्या तुम अब सुख दुख वाला कॉन्सेप्ट समझ गए? अगर वो सुख गेन कर रहा है तो भी वो सुखी हो रहा है, अगर उसके जीवन से दुख जा रहा है तो भी वो सुखी हो रहा है। दोनों ही केस में वो सुखी हो रहा है। सिमिलरली यहां पर अगर ऑक्सीजन का गेन हो रहा है तो भी वो ऑक्सीडाइज हो रहा है, और अगर हाइड्रोजन का लॉस हो रहा है तो भी वो ऑक्सीडाइज हो रहा है। समझे बात को? ठीक, अच्छा, उसका एग्जांपल दे रखा है नीचे, ध्यान से देखो। CuO प्लस H2 फॉर्म्स Cu प्लस H2O। अच्छा देखो जरा यहां पर,
H2 से ये H2O बन गया, इसने ऑक्सीजन गेन कर लिया, है ना, ऑक्सीजन गेन कर लिया, इसे खुशी मिल गई, तो ये क्या हुआ, ऑक्सीडाइज हो गया। बहुत बढ़िया, इसे हम कहेंगे ऑक्सीडेशन। दूसरी तरफ अच्छा ये मैंने अभी पढ़ाया नहीं तुमको, तो पहले ये पढ़ लेते हैं। अच्छा, तो हमने इतनी बात समझ ली है कि भाई ये कि या तो ऑक्सीजन गेन करे तो भी ऑक्सीडेशन हो रहा है, अगर वह हाइड्रोजन लूज कर देगा तो भी ऑक्सीडेशन हो रहा है। ऐसा नहीं कि दोनों होने चाहिए, मैं ये कह रहा हूं कि दोनों में से अगर कोई भी एक हो जाए ना तो वो ऑक्सीडेशन है ना। बहुत बढ़िया, ठीक, ग्रेट। अच्छा, अब हम ऑक्सीडेशन की बात तो कर ली, ओ शिट, ऑक्सीडेशन की बात तो कर ली। अभी हम बात करते हैं रिडक्शन की। रिडक्शन क्या होता है? रिडक्शन जस्ट उल्टा कर दो, है ना, रिडक्शन जस्ट उल्टा कर दो। अगर एक व्यक्ति सुखी है अगर एक व्यक्ति सुखी है तो उसके जीवन से वो सुख दो तरीकों से जा सकता है, ठीक, या तो वो सुखी चले जाए, है ना, या फिर कोई दुख आ जाए, राइट। यानी कि एक सब्सटेंस को हम बोल सकते हैं कि वो रिड्यूस हो गया है जब या तो वो ऑक्सीजन को लूज कर दे, है ना, यानी कि उसके जीवन का सुख ही चले जाए, या फिर वो दुख को गेन कर ले, यानी कि हाइड्रोजन को गेन कर ले। ये रहा, ठीक। इन दोनों ही केस में क्या हो रहा है? इन दोनों ही केस में रिडक्शन हो रहा है, ठीक। बहुत बढ़िया, लिख के बताता हूं भाई। या तो ऑक्सीजन का लॉस हो जाए तो भी रिड्यूस हो जाएगा, अगर हाइड्रोजन का गेन हो जाए तो भी रिड्यूस हो जाएगा। तुम यहां पर हाइड्रोजन को नेगेटिव रोल वाला मान सकते हो, यानी कि विलन मान सकते हो, है ना, ठीक। बहुत बढ़िया। अच्छा, किसी के लाइफ में अगर विलन आता है तो वो इंसान दुखी हो जाता है। हाइड्रोजन अगर विलन गेन कर लिया तो भाई दुखी, अगर हाइड्रोजन गेन कर लिया तो रिड्यूस, है ना, तो रिड्यूस को तुम दुख मानो, ठीक है, कोई प्रॉब्लम। तुमको जब कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है उस चीज से तो याद रखो वैसे ही, है ना। अब इसमें एक और कॉन्सेप्ट होता है इलेक्ट्रॉन्स वाला, है ना, वो मैं तुमको ब्रीफली एक्सप्लेन कर देता हूं कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है तो उसे हम कहते हैं कि वो रिड्यूस हो गया, ठीक। अगर कोई इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है तो उसे हम कहते हैं कि वो रिड्यूस हो गया। अगर कोई इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है तो उसे हम कहते हैं कि वो ऑक्सीडाइज हो गया, ठीक, ओके। तो पहली बात तो वो सुख दुख वाला जो कॉन्सेप्ट है वो ढंग से याद रखना, है ना। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन वाले केस में एक बार तुमको शायद रिपीट करके देखना पड़ेगा क्योंकि ये पार्ट हाँ थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है, ठीक है, बहुत बढ़िया। अच्छा, अब इसमें यार और दो चीज़ें होती हैं, अगर मैंने आगे लिख रखी है तो मैं तुमको बता देता हूँ आगे, ओके, हाँ, ओके, तो नहीं लिखा हुआ है, मैं बता देता हूँ। भाई साहब, एक बात सबको पता है कि ट्रैवल एजेंट का क्या काम होता है। एक ट्रैवल एजेंट क्या खुद बार बार घूमने जाते हैं? नहीं ना, वो दूसरे व्यक्ति को घूमने के लिए भिजवाते हैं, है ना। सिमिलरली एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, है ना, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक ऐसा एजेंट होता है जो कि खुद तो रिड्यूस हो जाता है लेकिन दूसरों को ऑक्सीडाइज कर देता है, ठीक। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ओके, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक ऐसा एजेंट होता है जो कि खुद तो रिड्यूस हो जाएगा लेकिन दूसरों को ऑक्सीडाइज कर देगा, ठीक। और रिड्यूसिंग एजेंट जस्ट इसका उल्टा, रिड्यूसिंग एजेंट वो होता है जो कि खुद तो ऑक्सीडाइज हो जाता है लेकिन दूसरे को रिड्यूस कर देता है। समझ गए बात को? अच्छा, बहुत बढ़िया। अब ये जो रिएक्शन यहाँ पर लिखी हुई है CuO प्लस H2 फॉर्म्स Cu प्लस H2O, इसमें तुमको पता चल गया कि ये ऑक्सीडेशन है और ये रिडक्शन है। तुम्हें मुझे ये बताना है कि इनमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है और रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है। कंसिडरिंग कि ये ऑक्सीडाइज हुआ है, जो ऑक्सीडाइज होता है ना, वो क्या करता है ना, जो ऑक्सीडाइज होता है यानी कि वो क्या हो रहा है, वो ऑक्सीडाइज हो रहा है, यानी कि वो क्या कर रहा है, सामने वाले को रिड्यूस कर रहा है। देख लो, ठीक है, कमेंट करके बताना मुझे कि इनमें से कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा और कौन सा, यहाँ पर है ना, हाँ, कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा और कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कोरोजन की। कोरोजन क्या होता है? वेरी इजी टॉपिक। कोरोजन क्या होता है? व्हेन अ मेटल इज अटैक्ड बाय सब्सटेंसेस अराउंड इट सच एज मॉइस्चर, एसिड्स। भाई तुमने देखा होगा कि जो मेटल्स, तुम आयरन की बात ले लो, आयरन पे क्या लग जाती है? जंग, रस्ट लग जाती है, ठीक। तो जब एक मेटल पे मॉइस्चर का अटैक होता है, एसिड्स का अटैक होता है, तो क्या होता है? तो होता है कोरोजन, ठीक है, तो होता है कोरोजन, है ना।
कोरोजन में जनरली क्या होता है ना कि जो मेटल की क्वालिटी है वो खराब हो जाती है। तुमने देखा होगा ब्रिजेस वगैरह जो होती हैं, है ना, और अलग अलग जगहों पर जो है वो बेसिकली खतरा होता है कि अगर मेटल की क्वालिटी खराब हो गई तो जिस भी स्ट्रक्चर में मेटल का इस्तेमाल किया गया है भाई वो तो टूट सकता है, गिर सकता है, क्योंकि वो मेटल तो खराब होने लग गया है। ठीक है, बहुत बढ़िया। द ब्लैक कोटिंग ऑन, जैसे कि मान लो ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर, जो सिल्वर के ऊपर ब्लैक कोटिंग होती है वो भी कोरोजन का एक पार्ट है। जैसे आयरन में रस्टिंग होती है ना, जैसे आयरन में ब्राउन कलर का सब्सटेंस, ब्राउन कलर की फ्लेकी सब्सटेंस जम जाते हैं, वो रस्ट होती है। वैसे यार ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर, सिल्वर के ऊपर की ब्लैक कोटिंग को हम भाई सिल्वर के केस में कोरोजन कहते हैं, है ना। उसके बाद में फिर कॉपर के ऊपर जो ग्रीन कोटिंग जम जाती है वो कॉपर के केस में कोरोजन है। तो अलग अलग मेटल के केस में तुम देख सकते हो कि अलग अलग कलर दिखते हो तुमको, ठीक है, और वो इंडिकेशन है कि हाँ कोरोजन हुआ है ना। बहुत सही, है ना। ये एग्जांपल है कोरोजन के। इसके बाद आता है आपका रैंसिडिटी, विच इज द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। नाउ व्हाट इज रैंसिडिटी? व्हाट इज रैंसिडिटी? रैंसिडिटी का क्या मतलब है? जब आपकी फूड के जो ऑयल्स या फिर फैट्स होते हैं, है ना, हमारा जो खाना होता है ना, पेट के अंदर का नहीं, मैं जनरल बात कर रहा हूँ बाहर की, ठीक है, जो फूड के अंदर के ऑयल्स और फैट्स होते हैं जब वो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, ठीक है, तो उससे जो हमारा खाना होता है ना वो खराब हो जाता है, ठीक, और इसको कहते हैं रैंसिडिटी। ठीक, बहुत बढ़िया। When fats and oils are oxidized, they become rancid and their smell and taste changes. जब वो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं ना तो उनकी स्मेल भी चेंज हो जाती है, टेस्ट भी चेंज हो जाती है, हम बोलते हैं खाना खराब हो गया, ठीक है, तो वो ये होता है, ठीक है, वो बन जाते हैं रैंसिड। ओके, बहुत बढ़िया। ठीक, यूजुअली सब्सटेंसेस which prevent oxidation are added to foods containing fats and oil। अब तुम सोचो जरा, है ना, ऐसे फूड मटेरियल जिनमें फैट्स या फिर ऑयल होते हैं, ठीक है, उनके अंदर ना एंटीऑक्सीडेंट्स ऐड किए जाते हैं, उनमें एंटीऑक्सीडेंट डाले जाते हैं। एंटीऑक्सीडेंट का क्या मतलब है? अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ एंटीऑक्सीडेंट, या एंटीऑक्सीडेंट क्या करेंगे? तुम सोचो, एंटी है, एंटी लिखा हुआ है, यानी कि ये ऑक्सीडेशन होने से प्रिवेंट करेंगे, है ना, ये ऑक्सीडेशन होने से प्रिवेंट करेंगे। तो वेरी इजी, ऐसे फूड सब्सटेंसेस जिनमें ऑयल या फिर फैट होता है उनमें एंटीऑक्सीडेंट्स जो हैं वो यूज़ किए जाते हैं, ठीक है, क्यों? क्योंकि ऑक्सीडेशन होने से प्रिवेंट करते हैं। बहुत बढ़िया। उसी तरीके से तुमने नाइट्रोजन पैकिंग का नाम सुना होगा, है, नाइट्रोजन पैकिंग का नाम सुना होगा। भाई नाइट्रोजन पैकिंग क्यों? ऑक्सीजन से क्यों नहीं पैक कर दिया? अरे वही तो दिक्कत है, ऑक्सीजन से पैक कर दिया तो भाई साहब वो जो अंदर का फूड मटेरियल है वो उससे ऑक्सीडाइज हो जाएगा, है ना, उससे रिएक्ट करके ऑक्सीडाइज हो जाएगा, रैंसिड होके खराब हो जाएगा। ठीक, इसलिए नाइट्रोजन पैकिंग की जाती है, ये भी एक कारण है तुम्हारा। ठीक, तो इसी के साथ साथ आपका जो चैप्टर है वो समाप्त होता है। हमने इस पूरे लेक्चर के अंदर पूरा चैप्टर समाप्त कर दिया है, हर एक चीज हमने कवर कर दिया है। फिर भी आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे, बेस्ट नोट्स आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, मेरी प्रोफाइल पर सही तरीके से अरेंज है, वहां पर आकर मुझे फॉलो करना मत भूलना, ठीक है। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, बिकॉज ऐसे क्वालिटी लेक्चर्स लाने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं, बस तुम लोगों का प्यार चाहिए। ओके, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना ताकि जो भी वीडियोस यहाँ पर आते हैं वो आप कभी भी मिस ना करें। बस मैं उम्मीद करता हूँ आपको हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल के ऊपर भी सारे अपडेट्स देखने को मिल जाया करेंगे, ठीक है, तो वहाँ पर भी आप आ सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है। तो आई होप कि आप सब लोग सेफ होंगे। जय हिंद, वंदे मातरम, एंजॉय करो। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वन, टिल देन गुड बाय।